हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ऑल्दो सबको टाइटल मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम और ह्यूज डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स फाइनली मैंने आज अमेंडमेंट वीडियो और कम मैं बोल सकता हूं फ्रेश बैच ऑफ एमडीसीएस मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज पेपर नंबर 8 ऑफ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड ग्रुप नंबर 3। तो थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन में अपने बारे में, देन सब्जेक्ट के बारे में, देन उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे आज के अपने कंटेंट। ज्यादा बातें ना करते हुए, ज्यादा सिलेबस के डिटेल में ना जाते हुए, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव है कंटेंट पे जाना, क्योंकि सिलेबस की डिटेल्स अब काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। आप लोगों के पास मॉड्यूल आ भी गए होंगे, आप लोगों ने सर्च भी कर लिया होगा कि सर ये पेपर केसेस ये हैं ये हैं ये हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कंटेंट डिलीवर करना। अदरवाइज चीजों को आप लेक्चर के साथ 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 आप देखते रहोगे। अमेंडमेंट सीरीज का मैं बोल सकता हूं आज लेक्चर नंबर 1 है, बट फ्रेश बैच का भी आज लेक्चर नंबर 1 है। अच्छी बात यह कि लेटेस्ट बैच में आज 31 ऑफ मार्च वाले दिन मैं लेटेस्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूं, और आज इसके अंदर में काफी सारी चीजें आप सीख के जाओगे और आने वाले लेक्चर्स में भी आप सीखने वाले हो। डन। तो अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। मेरा नाम CS अंकुश बंसल, और बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, एंड देन CS LLB LLM is my qualification, and teaching experience is from since 5 to 6 years, basically 5+ years मैं बोल सकता हूँ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लो फर्म में भी मेरा काफी एक्सपीरियंस है। सो फाइनली अगर जहां वर्ड एडवोकेसी और लो फर्म आएगा, देन वहां वर्ड केस स्टडीज, केसेस में खेलना, और मैं बोल सकता हूं कि जो आईसीएसई डिमांड करता है, जो आईसीएसई चाहता है आप लोगों से कि आपको पहली चीज तो ये कि केस स्टडीज का जो पेपर है, नाम से पता लग रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ना कि सिर्फ डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी का मतलब एक तरह से एक्शन लेना, डिसिप्लिन एक तरह से कोई भी लॉ को ब्रीच, यहां क्या मल्टीपल लॉज को अगर आप ब्रीच करते हो उसके बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, ना कि सिर्फ कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फैमा, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ एंड ऑल दैट, गवर्नेंस इश्यूज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। काफी सारी चीजों के बारे में केस स्टडीज आप यहां पढ़ने वाले हो और केस लॉज आप पढ़ने वाले हो। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने अपने बारे में दे दिया, और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। मतलब ये मत मानो कि हाँ मैं यूट्यूब पे एक्टिव कम रहता था तो उस वजह से बच्चे मुझे नहीं जानता, तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे ड्यू टू माई बुक्स, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले बुक मैं ही क्या करता हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं। तो देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम है मल्टीडिसिप्लिनरी। अब इसमें ना आपको दो तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, केस स्टडीज भी और केस लॉज भी। अगर मैं केस लॉ की बात करूं तो सब बच्चे बचपन से, बचपन का मतलब है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम, जैसे फाउंडेशन में सबका चाहता लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ते आए हो, चेन्नैया वर्सेस रमैया पढ़ते हैं ना वो बहुत सारे केसेस। जैन उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आप कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस पढ़े हैं, आपने वेरियस लॉज के अंदर कंपनी लॉ में केसेस पढ़े हैं। कंपनी लॉ में सालोमन वर्सेस सालोमन सबसे पहला केस मैं बोल सकता हूं आपकी सीएस की जिंदगी का, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वाला केसेस, बहुत सारे केसेस आपने पढ़े हैं, और आप मैं बोल सकता हूं केस लॉज को लेकर अवेयर भी हो। डन ना। तो आप कितने केस लॉज पढ़ने वाले हो इस पेपर के अंदर, कितने केस लॉज आप पढ़ने वाले हो? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 234 केसेस इंक्लूडिंग सप्लीमेंट इशूड बाय आईसीएसआई इन द मंथ ऑफ मार्च। 5 और 4 मार्च वाले दिन आईसीएसआई ने सप्लीमेंट इशू किया, वो भी मैंने अपने नोट्स के अंदर डाल दिया। और टोटल आप कितने केसेस करने वाले हो? 234। सर केस स्टडीज हम कितनी करने वाले हैं? अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो केस स्टडी हम 26 केस स्टडीज तो हम करने वाले हैं सारे चैप्टर्स के अंदर मिला के, एंड देन लास्ट में 17 केस स्टडी, हाँ सही सुन रहे आप, 17 केस स्टडी जो आईसीएसआई ने मॉड्यूल में नहीं डाली है, बच्चा उसको लेके अवेयर ही नहीं है, बट आईसीएसआई की साइट पे जाके आप चेक करोगे ना, केस स्टडी भी है और उसके सॉल्यूशन भी आईसीएसआई ने दिए हैं कि आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, और वो हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू प्रेजेंट, सब कुछ हर क्वेश्चन का आंसर में ड्यूरिंग द लेक्चर और बाद में भी हाउ टू अटेम्प्ट। जो बच्चा मेरी हार्ड कॉपी में बुक परचेज करता है उनको मैं ये चीज फैसिलिटी देता भी हूं, हाउ टू अटेम्प्ट एमडीसीएस पेपर एंड ऑल। तो ये कुछ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। 234 केस लॉज एंड 26 केस स्टडीज। अच्छा सर केस स्टडीज तो हम ना बचपन से अनसिम पैसेज पढ़ते आए हैं, और बचपन में भी देखते थे आप इंग्लिश के पेपर में, हिंदी के पेपर में, और एक आगे ना कुछ 4-5 पेज की केस स्टडीज, और उनमें से क्वेश्चन उठा के हमें आंसर लिखने थे, बट वो था लेवल छोटा। वहां क्या था, हमें बस आंसर भी उसी में मिलता था और वो एज इट इज उठा के हम डाल देते थे। बट यहां ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ अनडाउटेडली आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा है, बट उसके अंदर आपकी स्किल्स, वो स्किल्स कहां से डेवलप होंगी? आप ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर एमडीसीएस पेपर 3 to 4 मंथ आप उनको ना सीखोगे। अच्छा मेरी कोशिश रहेगी हर एक केस को यस मैंने अपनी खुद भी अपनी बुक में ड्राफ्ट किया है, प्लस मैं हर एक केस को आपको अपनी क्लास में वर्किंग नोट्स के अंदर आपको प्रिपेयर करवाऊंगा
केस स्टडीज बना के, उसके चार्ट्स बना के, रेलेवेंट केसेस की रेफरेंस देके, इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैट्यूट्स के किस लॉ को, किस रूल को मैं कहां यूज करूंगा, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस, एंड देन रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, कैसे प्रीएम्बल केस से हम इंटरनल हम सपोर्ट लेके कैसे हम उसको अपने इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो इस पेपर के अंदर मैं बोल सकता हूं आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स काम आने वाला है। अगर जिस बच्चे ने वो चैप्टर नहीं किया है तो सेपरेटली उस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद बैठना। बट जिन्होंने नहीं भी किया, पैनिक लेने वाली बात नहीं है। जहां भी जितनी भी रेलेवेंस आएगी मैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर सिलेबस हर चीज कवर करूंगा। तो केस स्टडीज हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड केस स्टडीज, मैकेंजी केस स्टडीज आप पढ़ोगे, और स्वोट एनालिसिस से अमूल केस स्टडी पढ़ोगे, और अभी 2-3 केस स्टडी नई इंजर्ट की गई है। ठीक है, जैसे अब मैं बताऊं कंपनियों में केस स्टडी इंसर्ट की गई है, टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री केस। सो उसमें तो एंड लेवल मजा आने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी वो इकलौती केस स्टडी आपको ना मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स में उस केस स्टडी का पूरा इफ्स एंड बट्स, कितने केसेस, अच्छा उस केस स्टडीज में कितने जगह हमारा रेलेवेंट सेक्शंस का आया है, उन रेलेवेंट सेक्शंस के साथ क्या इंटरप्रिटेशन निकलने वाली है। अच्छा एक चीज आप लोगों को सबको पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? अब देखो एक्ट तो आप लोग सब पढ़ते आए हो, मैं बोल सकता हूं कंपनी लॉ आपने पढ़ा है। अब एक्ट और लॉ में जो एक ब्रिज है, जो एक गैप है, वो हम इस केस स्टडी से पूरा करेंगे। कैसे करेंगे सर? सर एक्ट तो बस है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया, बट क्या आपको पता है कंपनी लॉ के अंदर एक्ट के साथ रूल्स भी हैं, जहां बोल देते हैं एज मी प्रिस्क्राइब्ड, वेदर रूल इज अ पार्ट ऑफ एक्ट और नॉट। रूल इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्ट, बट रूल इज द पार्ट ऑफ लॉ। और मैं क्या बोल सकता हूं, रूल इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ। बेसिकली जो काम पार्लियामेंट, मैं बोल सकता हूं सांसद के अंदर जो रूल पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो लॉ को पास करता है, अल्टीमेटली रूल्स को कौन पास करता है? गवर्नमेंट। उसके लिए डेलीगेट कर देते हैं उस पावर को, किसको? गवर्नमेंट। सब बच्चों को एक चीज पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 टायर्स ऑफ मशीनरी है। फर्स्ट मशीनरी मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट, देन सेकेंड मशीनरी इज पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिस्टम्स। ठीक है ना? तो 3 टायर्स ऑफ मशीनरी है, तीनों अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, एंड देन पार्लियामेंट एंड देन जुडिशरी। अब तीनों का सबका काम अलग अलग है, बट जब मैं बात करता हूं लॉ को बनाने की, तो लॉ बनाता है पार्लियामेंट, बट समटाइम्स पार्लियामेंट उसको अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है और उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वो रूल्स भी आपको देखने हैं, उन रूल्स के ऊपर भी केस स्टडीज आ सकती हैं, उन सेक्शंस के ऊपर भी केस स्टडीज आ सकती हैं। अच्छा एक बात और मुझे बता दो, एक्ट प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस सर्कुलर्स प्लस अमेंडमेंट्स प्लस अमेंडमेंट एक्ट प्लस केस लॉज, और केस लॉज को एक अच्छा नाम मैं दूं तो प्रोनाउंसमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउंसमेंट्स। दैट मींस जो डिसाइडेड केस हैं। अच्छा उनमें भी ना मैं आपको बताऊंगा हायरार्की वाइज कोर्ट्स होती हैं। देखो ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एमसीएस, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे नंबर ऑफ कोर्ट्स की सीक्वेंस है। सर एक हमारी सिविल कोर्ट्स है, एक हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, एक रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं और क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। क्या इनमें डिफरेंस होने वाला है? ड्राफ्टिंग के अंदर तो आप मेरे साथ पढ़ते हो और काफी सारे खो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए उस एक टॉपिक के अंदर। तो मेरी कोशिश रहेगी इस टॉपिक में आप मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज के पेपर में आप वही एंजॉयमेंट करो जो आप लोगों ने मुझे ड्राफ्टिंग में प्यार दिया है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं इसके अंदर। अब आप है ना बोलोगे कि सर जो लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात कर दूं ऑल ओवर इंडिया, मैं बोल सकता हूं लॉ ऑफ लैंड बन जाती है। अगर लॉ में कुछ लिखा और जजमेंट कुछ और आ गई तो क्या मैं बोल दूं कि जजमेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग? बिल्कुल कर देते हैं। लॉ से मैं बोल सकता हूं जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की आ गई तो लॉ को ओवररूल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट की उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट की हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बेसिकली हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर उस रेलेवेंट लॉ से रिलेटेड है। बट यस हम बोल सकते हैं एक हाई कोर्ट, मान लो दिल्ली हाई कोर्ट की अगर कोई जजमेंट आई है तो उसको हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है, उसको रेफर कर लेता है कि यस डिसाइडेड केस में वहां सर ऐसा उस हाई कोर्ट ने यूज किया था तो हम भी कर लेंगे। बट यहां ना मुद्दा सिर्फ कोर्ट्स का नहीं है, मुद्दा यहां किसका है? ट्रिब्यूनल्स का। देखो बीइंग अ सीए स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, आप भी ये बात जानते हो कि हम क्या है, ऑल्दो वी आर द कॉर्पोरेट लॉयर बोल सकते हैं, बट यस अगर बात करें अपीयर करने की, अपीयरेंसेस की, तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल्स में, क्वासी जुडिशियल बॉडीज में अपीयर कर सकते हैं, हम कोर्ट में अपीयर नहीं कर सकते। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कोर्ट की तरफ भी, बट साथ में मैं बोल सकता हूं अगर मेरा फोकस वहां 60% कोर्ट की तरफ है तो सर 120% मेरा फोकस कहां रहने वाला है? ट्रिब्यूनल्स की तरफ, उनके लॉज की तरफ,
जो हमारे, अच्छा और मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दूं, आप लोग बोलोगे सर जो इस बुक के अंदर है सिर्फ आप उतना करवाओगे, मैं उतना जरूर करवाऊंगा, उसके साथ साथ जो भी उस टाइम के केसेस चल रहे होंगे उन केसेस की भी मैं आपको डिटेल आउट दिया करूंगा। कहां जाके, अब आपने ना सबने एक चीज सुनी होगी, AIR, ऑल इंडिया रिपोर्ट, इनकी मैगजीन्स होती हैं, तो उन मैगजीन से उठा के कंपनी सेक्रेटरी ICSI भी अपनी स्टूडेंट बुलेटिन से निकालता रहता है, कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स के लिए मैगजीन्स आती रहती हैं, तो उनके अंदर जो आपकी अमेंडमेंट आनी होती है ना, वो सारे के सारे वो लोग हर महीने आपको जो सीरीज देते हैं, बुलेटिन देते हैं, उसके अंदर होते हैं और कहीं बाहर से नहीं आती है वो। तो आप लोगों को पहले से ही मैं उन चीजों को लेकर अपडेट रखूंगा। और एक है ना, कसम खा लो, मतलब ऑनेस्टली मेरे साथ मिलकर आप लोग भी खा लो कि कुछ करें या ना करें, पर डेली बेसिस पे MDCS का 1 केस 2 केस जरूर पढ़ना है। बट दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे तो मैं बोल सकता हूं कि एक इतने दिन आपके पास होंगे, अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ आपके पास, 8-8.5 मंथ आपके पास अवेलेबल हैं, और आप आज के दिन से भी एक एक केस भी करोगे ना, तो मात्र 234 केस हैं, 234 केस हैं ओनली। आप डेली का एक केस भी करोगे तो मैं बोल सकता हूं एग्जाम के दिन तक आपका एक केस भी पढ़ लोगे तो भी बहुत रहेगा। बट मैं ये नहीं बोलूंगा उसके बाद रिविजन भी करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद सारा कुछ करना। तो ये बैच बिल्कुल फ्रेश होने वाला है। हाँ, जून अटेम्प्ट के लिए मैं बोल सकता हूं फ्रेश बैच अवेलेबल है, तो जो लेटेस्ट होंगे, जो अमेंडेड आए हैं वो डाल के, और जो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखा है वो भी बिल्कुल फ्रेश ही है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट फॉर दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट मैं बोलने वाला हूं, आप खो जाओगे, ओशन के अंदर जाने वाले हो, बस निकलना, मैं बोल सकता हूं कि मेरे साथ निकलोगे और बस मेहनत करते रहना, निकल जाओगे। अगर आपने हाथ पैर मारने बंद कर दिया ना, ये सोचोगे बस अब तो तैर लेंगे उसमें, अब तो सर के साथ साथ हम बहते जाएंगे, तो डूब जाओगे। थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा। घर जाने के बाद जो फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल आप ऑनलाइन देख रहे हो और कुछ बच्चे मेरे साथ लाइव देख रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके बाद मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद आपको घर जाने के बाद उसको एटलीस्ट 30 मिनट आप हर क्लास का मेरे दो, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को आज के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं साइड में स्क्रीन को ले आता हूं अपनी, देखो इधर बिल्कुल लेटेस्ट मॉड्यूल है, 22 मार्च वाले दिन, 2021 वाले दिन मैंने इस मॉड्यूल को रिवाइज किया है, ठीक है ना। तो जो ICSI ने अपना सप्लीमेंट इशू किया था, वो सप्लीमेंट टोटली मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो कोई बच्चा सिर्फ बुक ऑर्डर करना चाहता है तो बुक भी मेरी मार्केट में अवेलेबल है, और कोई बच्चा सिर्फ लेक्चर्स लेना चाह रहा है और उसके साथ ई बुक लेना चाह रहा है तो वो भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, कलर्ड फॉर्म में बुक लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट में लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। अब मैंने कोशिश की है हर केस के साथ में ना, हर केस के साथ में ऐसी रेलेवेंट इमेज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दूं जिससे आपको ना कैची भी हो, और मैं बोल सकता हूं बोरिंग चीज को स्कोरिंग करने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने वाला हूं। आप लोग भी मेरे साथ इसमें मेहनत करना। बट यस, ICSI का सप्लीमेंट, कुछ बच्चे देख के चिल्लाने लग गए हैं वहीं से, ICSI का सप्लीमेंट तो कवर नहीं है सर, ICSI है। मैंने ICSI का सप्लीमेंट जो भी आया ना उसको अलग से बाद में, मतलब जो अब तक मॉड्यूल में रिवाइज केसेस थे उनको तो मैंने डाल दिया स्टार्टिंग में, लेकिन जो ड्यू टू सप्लीमेंट जो अमेंडमेंट आई है वो मैंने डाल दिया बाद में। अब कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर आप जनरली ना सारा कुछ उठा के नीचे ना फर्स्ट चैप्टर जो भी आप पढ़ाते हो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हो लिंक, तो क्या आप इसका भी डालने वाले हो कंपनी लॉ वाले का? तो माय आंसर इज नो, मतलब मैं पूरा नहीं डालूंगा, जो आज के लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूं ना वो मैं डाल दूंगा इसमें उठा, जो आज के लेक्चर में आप पढ़ने वाले, देखो जैसे मैंने डाल दिया लेटेस्ट इंसर्शन ड्यू टू सप्लीमेंट इश्यूड बाय ICSI इन द मंथ ऑफ मार्च, देन तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट आई है मैंने उसके बाद कवर कर दी। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सही रहेगा। जो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सब्जेक्ट का, इधर देखो, इधर तो अप्रोक्सीमेटली आप 32 केसेस कंपनी लॉ में पढ़ने वाले और एक केस स्टडी, ये सर्कल वाली केस स्टडी है, 33 सिक्योरिटी लॉ में, 45 फैमा के अंदर, 37 इंसॉल्वेंसी पेपर के अंदर, 10 केसेस आप कंपटीशन लॉ के अंदर पढ़ने वाले हो, एंड देन बिजनेस स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में केसेस नहीं होंगे, वहां सिर्फ केस स्टडी होने वाली है। 34 केसेस आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में पढ़ने वाले हो, यस नाम से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यहां स्टैट्यूट भी आप पढ़ने वाले हो, सब कुछ पढ़ने वाले हो, एंड देन 3 केसेस अलग से, 43 केसेस मैं बोल दूं आपको गवर्नेंस इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हो, और इसमें 11 केस स्टडी। यहां थोड़ा मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा अच्छा देखो मैं इतना बोल रहा हूं, हर एक केस आपके अंदर ना वेस्ट हो जाएगा, समा जाएगा, और ये मेरी एश्योरेंस है। मतलब आपके ना जब आपका बैच खत्म होगा उसके बाद कुछ आपके अंदर से निकले या ना निकले, 2 पेपर आपके अंदर से निकलेंगे, ड्राफ्टिंग का पेपर और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का पेपर। मतलब कुछ निकले या ना निकले, इस पेपर के लिए मैंने इतना एफर्ट कर दिया है ना, इतना मेहनत कर दिया इस पेपर के ऊपर कि आप लोग एक लेवल लेके जाओगे, और आपको ना उसके बाद जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको ना ऐसे रेफरेंस दोगे केसेस की, ऐसे रेफरेंस दोगे केसेस की कि आपको मजा आने वाला है ना।
तो देयर आर टोटल 234 केसेस, 26 केस स्टडीज, और बाद में ना आईसीएसई ने 17 केस स्टडी अपनी सैंपल केस स्टडीज करके दी हैं। आईसीएसई ने अभी तक 2 अटेम्प्ट एमडीसीएस के पेपर मैंने इसमें इंडल्ज कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं, और जो भी आने वाले रेलेवेंट अटेम्प्ट्स होंगे उसके। अच्छा सर, फ्री ई बुक, यस आप सही देख रहे हो, फ्री ई बुक का मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज की पूरी फ्री ई बुक का ऑप्शन मैंने अवेलेबल कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे को इस बुक को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए मैं अवेलेबल कर रहा हूं। प्लीज 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 आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और बेसिकली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं हो, आईसीएसई रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी आपको इसमें सेंड करनी होगी। अच्छा, इसके लिए आपको कोई 1 रुपी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 1 रुपया पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टोटली फ्री। जो भी कॉस्ट होगी मैं बियर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टडी एजुकेशन जितनी ज्यादा डिलीवर हो उतना बेस्ट है। कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, कुछ बच्चे जो बुक लेके कहीं और से मेरी बुक ली थी और अब अमेंडमेंट आ गई हैं, तो वो सारी बेनिफिट आपके लिए रहेगा। और प्लस अटेम्प्ट, आपको अपना अटेम्प्ट भी इसमें बताना होगा कि सर मेरा कौन सा अटेम्प्ट है ना। चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हुए, और इधर ध्यान दो। आज का लेक्चर मेरा केस नंबर 32, या मैं बोल सकता हूं केस नंबर 1। हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं इसको केस नंबर 1 डाल दूं तो शोर मचाने की बात नहीं है। मैं इस अटेम्प्ट में केस नंबर पे फोकस नहीं करूंगा कि केस नंबर 31 है या भाई 1 है। हो सकता है मेरा दिल करे मैं अगले अटेम्प्ट में इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं बुक को। हो सकता है आईसीएसई इसके अंदर नई इंसर्शन कर दे, डिलीशन कर दे। अब भाई हर बार हर अटेम्प्ट में मेरी कोशिश रहेगी लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, बट आप लोग है ना क्या करते हो, जब तक मैं रिकॉर्ड करूंगा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो दूंगा बच्चों को। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें केस नंबर उस अकॉर्डिंगली नहीं है जो हमारे को मॉड्यूल मिला या अमेंडमेंट आई है, तो मैं इस अटेम्प्ट में केस नंबर पे फोकस नहीं करने वाला हूं। मेरी पूरा 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 फोकस किस पे रहेगा, कंटेंट पे। केस पेज नंबर आगे पीछे शफल हो सकते हैं, केस नंबर आगे पीछे शफल हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी मर्जी है, मैं अपनी बुक को कैसे भी ड्राफ्ट करूंगा, आईसीएसई की मर्जी है, आईसीएसई कितने भी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस कंटेंट चाहिए। उम्मीद है सब बच्चे समझ गए होंगे मेरा पर्सपेक्टिव। पक्का पक्का पक्का। चलो जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 और 2 केसेस, 2 न्यू केसेस आईसीएसई ने इन द मंथ ऑफ मार्च सप्लीमेंट इशू किया है, और 2 लेटेस्ट केस जो 2020 में डिसाइड किए गए थे, वो 2 लेटेस्ट केसेस हमने मतलब आईसीएसई ने डाल दिए, और मैंने भी अपनी बुक के अंदर इमीडिएटली इंसर्ट कर दिए। तो उम्मीद है सब एंजॉय कर रहे होंगे। चलो जी ध्यान दो, इधर मेरी तरफ ध्यान दो। बस केस लोगों का नाम एक बार हम लोग पढ़ते हैं, संदीप अग्रवाल एंड अनदर। यस, संदीप अग्रवाल एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड अनदर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनदर? देखो वर्ड लिखा है एएनआर, इसको बोलते हैं अनदर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चलो ठीक है पहले बस मैं अनदर पे रहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओआरएस? रुको अगला ही केस आई गेस होगा अदर्स का। यस ओआरएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओआरएस? देखो जहां नाम आएगा एएनआर, अनदर, अनदर का मतलब ओनली वन पार्टी और है इसकी। अदर्स का मतलब मोर देन वन पार्टी। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए प्लीज। यस डेफिनेटली, इधर आओ। देखो जैसे नाम लिखा है संदीप अग्रवाल एंड अनदर, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। अब सर एक पार्टी तो सबको पता है संदीप अग्रवाल है पहली पार्टी, अब अनदर का मतलब एक पार्टी और है, दैट मींस इसकी एक सिस्टर ही मैं बोल सकता हूं, ये मिस्टर संदीप अग्रवाल है, और इसका नाम एक दूसरे का मैंने उठाया, पूरा सुप्रीम ये हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी, कोकिला अग्रवाल, कोकिला अग्रवाल। अच्छा सर आप कैसे बोल सकते हो सिस्टर है? एक है ना एक बेसिक चीज होती है, मिस लिखा है यहां, क्या लिखा है सी मिस, मैंने अपनी ना वर्किंग शीट में डाला भी है, क्या लिखा है सर मिस, यहां मिसेज नहीं लिखा, अगर यहां होता ना मिस इज, I guess issue in my
डन। यहां लिखा है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। वेट फॉर अ व्हाइल। यहां वर्क कर रहा है, यहां वर्क कर रहा है। ऐसा क्यों? शीट पे वर्क नहीं कर रहा? अभी तक तो कर रहा था ये वर्क। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, करेगा तो राम भला। मुझे कुछ और लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, बोल दो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैं दोबारा ओपन करके देख लूंगा इसको। चलो ठीक है जी, अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये। सॉरी, टेक्निकल इशू था, अब तक तो वर्क कर रहा था, अब ठीक हो गया। चलो जी, तो अब दो पार्टी हैं। अपना वर्ड लिखा है मिस, या मिसेज नहीं लिखा, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिस कोकिला सिस्टर है, अगर अगर वो क्या होती, शादीशुदा होती तो मिसेज होता। तो ये दो भाई बहन, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहन ही है, तो दो भाई बहन होंगे, तो संदीप अग्रवाल और कोकिला अग्रवाल। तो वर्ड की इंटरप्रिटेशन थी अनदर, एक ही पार्टी। सर अगर अदर्स लिखा होता, ओआरएस लिखा होता अदर्स, तो इसका मतलब कोई कोकिला भी है इसकी सिस्टर, कोई राम भी है इसका भाई, कोई श्याम भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा, कोकिला से ज्यादा होंगे ही होंगे, ठीक है ना। चलो, तो इतना एक बेसिक समझ में आया। उसके बाद ये कौन है? एपिलेंट है। ये कौन है? रेस्पोंडेंट है। अब एपिलेंट, सर यहां वर्ड क्या केस एपिलेंट फाइल करता है? मेरा क्वेश्चन, ये एक सूट होता है। पहली बात तो केस को हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? इनिशियली, ये आप, कोई आप नहीं, मैं बोलूंगा कोई भी पर्सन क्या करता है? सूट। क्या डायरेक्टली सूट हो जाता है? क्या केस फाइल डायरेक्टली हो जाता है? नो। मैं बोल सकता हूं नहीं होगा डायरेक्टली। इससे पहले देखो, बट वो मेरा पार्ट नहीं है यहां। इससे पहले भी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं प्लेंट। कुछ कुछ एडवोकेट इंडिया के मानते हैं प्लेंट इज इक्वल टू सूट, बट मैं नहीं मानता हूं। उसका आंसर मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, वीडियोस में। जब आप मेरी ड्राफ्टिंग की बेसिक क्लास जाके देखोगे उठा के, वहां भी मैंने बताया है, बट मैंने अपने ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स में भी बताया है। फॉर द टाइमिंग आप मान लो प्लेंट फाइल करना है, सूट फाइल करने की बात है। सर पहली बात तो केस फाइल करना है, सूट फाइल करना। सिर्फ फाइल वर्ड बोल रहे हो, हमारी फैकल्टी ने तो कुछ और वर्ड बोला था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। केस फाइल करना, सूट को क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट करना। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट करना। तो मिस्टर संदीप ने क्या किया होगा? कोई सूट इंस्टीट्यूट किया होगा। कहां किया है सर उसने कोई सूट इंस्टीट्यूट? पहले बात तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट में। अब कहां किया होगा? मान लो हाई कोर्ट में, ठीक है जी। अब हाई कोर्ट में उन्होंने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में इंस्टीट्यूट किया। वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, अब लेकिन सर जो पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करेगी उसको क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। इसको क्या बोलेंगे? जिसके अगेंस्ट किया है। मान लो ये कोई दूसरे पार्टी है, इसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है यहां, तो ये कौन होगा? डिफेंडेंट। इतना समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? पक्का? तो जो केस फाइल करेगा, जो सूट इंस्टीट्यूट करेगा, उसको प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट करेगा डिफेंडेंट। सर इन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया, डिक्री पास कर दी पहली बात, और ये डिक्री किसके फेवर में है? हमारे। कोई दिक्कत नहीं है। किसके अगेंस्ट है? इनके। डिक्री होल्डर या जजमेंट डेटर।
डिक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में आएगी वो कौन होगा? डिक्री होल्डर। पढ़ा है सब बच्चों ने? यहां क्या है? जजमेंट डेटर। सर हमें तो यही नहीं पता डिक्री में, जजमेंट में, ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। देखो एक कहने की बात है, बस मैं आपको बता दूं, जो डिक्री होगी ना वो बेसिकली इज अ फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट इज अ फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर अपने आप में मैं बोल सकता हूं एक ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी हो सकता है, और ऑर्डर भी क्या है? ऑर्डर के अगेंस्ट जनरली अपील नहीं जाती हैं, लेकिन डिक्री के अगेंस्ट अपील जा सकते हैं। मैं अभी ना डिटेल में नहीं जा रहा हूं प्लीज, क्योंकि अभी मेरा पर्पस है आपको अमेंडमेंट भी कवर करवाना और आज के लेक्चर को भी बताना, ठीक है? क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूं जो बेसिक आप लेक्चर के साथ साथ सीखते जाओगे जितना भी है, और ये मैं अगर पहले पहले आपको बता दूं तो कंटेंट आपको नहीं समझ में आएगा कि सर एक्चुअली में कंटेंट भी आप डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? उसके बाद जजमेंट लेटर। सर जजमेंट बस मैं आपको इतना बता दूं, जजमेंट का मतलब रीजन, जस्टिफिकेशन, आपने क्यों डिक्री या ऑर्डर पास किया है उसकी जस्टिफिकेशन देना इज कॉल्ड द जजमेंट। जजमेंट जनरली बाद में आती है, 1-2 दिन के बाद आती है, और डिक्री आपकी पहले आती है। डिसीजन आज है लेकिन उसको सुनाया कब जाएगा, उसके रीजन कब दिए जाएंगे? 2-3 दिन के बाद जनरली, ठीक है? इतना समझ लो बस। अभी मैं लीगल में नहीं जा रहा हूं कि 15 डेज या 30 डेज के अंदर अंदर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, वही जज सुना सकता है कि नहीं सुना सकता जिसने डिग्री पास की है। ये सारे क्वेश्चंस अपने पेट के अंदर रखो, अपने दिमाग के अंदर रखो, आने वाले टाइम पे हम लोग अपने पिटारी खोलने वाले हैं, ठीक है? अब डिग्री, अब सर डिक्री से कोई परेशान है तो मैं बोल सकता हूं जिसके अगेंस्ट आई है, जब जिसके फेवर में आई वो क्यों परेशान होगा? हो सकता है वो चाहता था कि मुझे सर क्या मिले, सूट उसने फाइल किया था कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिले, अब वो जितना मैंने मांगा था, क्लेम किया था, उतना मुझे नहीं मिला, तो मैं परेशान होकर जा सकता हूं। बट जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिसके अगेंस्ट एनी जजमेंट डेटर वो कहां जाएगा? अपील में। अपील में कहां जाएगा जनरली? वो सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, या फिर अगर वो हाई कोर्ट एक सिंगल बेंच की थी तो डुअल बेंच में जाएगा, मल्टीपल बेंच वाले जजेस में जाएगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा जजेस होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो कहां चला गया? अब इस केस में जो हमारा डिफेंडेंट था वो कौन बन गया? अपीलेंट। और जो हमारा प्लेंटिफ था वो क्या बन गया? रेस्पोंडेंट। अच्छा अपील क्या होती है? अपील भी इंस्टीट्यूट होती है। अपील के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? अपील के लिए क्या वर्ड यूज होता है? प्रेफर। लेमन तरीके से बोलते हैं अपील फाइल कर दो, नहीं, अपील प्रेफर कर दो। आप एक लॉ के स्टूडेंट हो तो आप क्या वर्ड यूज करोगे आज के बाद? अपील को प्रेफर कर दो। अच्छा कुछ जगह आपको मिलेगी सर पेटिशन या एप्लीकेशन, क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं? पेटिशन या एप्लीकेशन, उसमें जो फाइल करता है उसमें वर्ड यूज करते हैं फाइल। तो फाइल किसके लिए यूज होता है? पेटिशन के केस में या एप्लीकेशन के केस में। बात आ गई समझ? तो ये क्या होते हैं? फाइल। अच्छा इसमें फाइल करने वाले को क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट या पेटिशनर। पक्का? और जिसके अगेंस्ट फाइल करते हैं उसका नाम क्या होगा? रेस्पोंडेंट। क्या नाम होगा? रिस्पोंडेंट। यहां नाम चेंज नहीं होते, यहां नाम सेम, ठीक? जनरली जो पेटिशंस होती है वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं, जनरली, जनरली मैं ये नहीं बोलूंगा सारी, जनरली जाती हैं। जैसे रिट पिटीशन है, आर्टिकल 226 जो बोलता है वो अधूरा बोलता है, 226 227 दोनों में, ठीक है? डन ना? इतना समझ में आ रहा है? चलो तो आज के केस को मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिक हो गया काफी सारा। अब मैं एक्चुअली में जिस बच्चे को सिर्फ अमेंडमेंट पढ़नी है, जिस बच्चे को बहुत बेस क्लियर है, अब से पहले का स्किप कर दो और यहां से देखना स्टार्ट कर दो। इधर ध्यान दो, इस केस लो का नाम क्या था? संदीप अग्रवाल एंड अनदर। तो दोनों दो पार्टीज हैं, अनदर का मतलब एक पार्टी और है। संदीप, मिस्टर संदीप अग्रवाल और मिस कोकिला अग्रवाल, ये दो भाई बहन थे। अब मैंने रीजन बता दिया मैं बहन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मिसेज वर्ड नहीं है। मिसेज होता था मैं वाइफ भी बोल सकता था, बट मिस है तो दैट मींस अभी शादीशुदा नहीं है और अनमैरिड है, तो इसको मैं सिस्टर ही ट्रीट करूंगा। और ऑल्दो कुछ भी हो, मतलब मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो इंटरेस्ट आप लोग देख लेना, अगर जिसको ज्यादा हो तो उठा के विकिपीडिया वगैरह करके जो भी इनके केसेस की जो भी है वो कर सकते हो, मतलब इसमें, ठीक है? लीगल लॉज वगैरह पे जाके तो मिल जाएगा उसके बारे में बैकग्राउंड, बट ठीक है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। अब हुआ क्या इस केस लो के अंदर? पहले हम पढ़ते हैं हिंट, देन उसके बाद में आपको, अच्छा इसके ना वर्किंग नोट्स में पहले से बना चुका हूं, बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिए होंगे। अच्छा इनको मैं डाल दूंगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मैंने इन दो केसेस के बनाए हैं, और क्लास के हम क्लास के अंदर बनाएंगे, मैं पहले से बना लूंगा, मतलब टाइम को देखते हुए, टाइम की नजाकत को देखते हुए मैं उसको देख लूंगा, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो पहले पढ़ने से पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सब बच्चों को एक बात पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का एक प्रोविजन होता है कंपनी में, सेक्शन, अंडर विच सेक्शन?
कुछ बच्चे बोल रहे हैं 154, कुछ बोल रहे हैं 167, कुछ बोल रहे हैं 164, तो आंसर इज 164। तो 164 के अंदर दो तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगा, तो सबसेक्शन 1 के अंदर, एक सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 2 के अंदर भी ना मैं आपको बोल दूं, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर भी क्लोज ए के अंदर, क्लोज बी के अंदर। सब बच्चों को पता होगा, क्लोज ए के अंदर आपने पढ़ा होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न रिपोर्ट, नहीं बोल रहा हूं, एमजीटी 7 या एओसी 4, अब समझोगे। एमजीटी 7 या एओसी 4 जो 60 दिन में और 30 दिन में फाइल करना है, एमजीटी 7 60 दिन में फाइल करना है, एओसी 4 30 दिन में फाइल करना है, जब से एजीएम हो जाएगी। ये अगर किसी ने लगातार, और वर्ड है, और एंड नहीं है, और यानी कोई भी एक चीज अगर किसी ने लगातार 3 साल तक, अच्छा ओल्ड एक्ट में 1956 में वर्ड था एंड, दैट मींस दोनों चीज अगर नहीं की थी। अब इसमें ना बहुत सारे लूपहोल्स होते थे, मैं कंपनी नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं नहीं बताऊंगा। कोई भी एक चीज, और की इंटरप्रिटेशन क्या आई, कोई भी एक चीज या तो एनुअल स्टेटमेंट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न, कोई भी एक चीज अगर लगातार 3 साल तक फाइल नहीं की है तो हम क्या बोल देंगे सर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रही है बात? अब देखो 3 बातें मैं आपको एक बात पहले मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले ना बस डिस्क्वालीफाई होना था। कहीं पे भी ना ऑफिस वैकेट करने का एक अलग से सेक्शन है 167, कहीं पे भी ना इस सब सेक्शन से रिलेटेड, इस सब सेक्शन से रिलेटेड कहीं पे भी ना ये नहीं बोला गया था कि सर आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। अब वैकेट करना पड़ेगा तो कितने दिन के लिए करना पड़ेगा, जनरली 5 साल। अब कहीं पे भी कुछ नहीं बोला गया था इसके बारे में, लेकिन लॉ मेकर ने इसको समझा और इन द मंथ ऑफ मई 2018, 7 मई 2018 वाले दिन सेक्शन 167 जो वैकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को डील करता है, सब सेक्शन 1 के एक क्लोज के प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया। क्या बोल दिया सर मैंने? सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया और बोला गया जो डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 वाली थी ना सर, ए तो मैंने बता दिया आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न वाली। बी क्या थी? आपने डिक्लेयर करके डिविडेंड 12 महीने से के अंदर अंदर भी आपने डिविडेंड पे नहीं किया। डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटरेस्ट आपको देना था, आपने वो 12 महीने के अंदर अंदर भी पे नहीं किया। अपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो आप इक्विटीज के लिए कर चुके हैं, जो डिविडेंड फिक्स था प्रेफरेंस शेयर्स पे, या जो इंटरेस्ट आपको डिबेंचर्स पे, डिपॉजिट्स पे देना था, वो आपने पे नहीं किया। तो उस केस में अगर आपने 12 महीने तक ये एक्टिविटी कॉन्जिक्यूट रखी, कंटिन्यू रखी, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। कोई भी एक चीज, तो 167 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया। अगर आपने 164(2) वाला डिफॉल्ट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 साल के लिए अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन भी मेरा यही था और आईसीएसई ने केस क्लोज भी यही डाला। देखो मैंने बेस्ट पार्ट इज माय बुक, मैंने इसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया है, हिंट में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। देन उसके बाद ना कोशिश की है केस लो के नीचे जाने के बाद उसमें ना क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए, जो आईसीएसई जाएगा और जहां तक गिरेगा कि क्वेश्चन सर इस केस में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या इस केस स्टडीज में से क्वेश्चन आ सकता है। कोशिश की है मैंने क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने की, फिर भी नहीं हो पाया तो मैं लेक्चर में करूंगा ना, लेक्चर में करेंगे ना, वही हमारे टेस्ट सीरीज होती है और होता ही क्या है, तो वहीं से क्वेश्चन में से आंसर निकलता है। तो अब बोला क्या गया है, आप 164 सबसेक्शन 2 की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हो। अब सवाल क्या पैदा होता है मेरा, सर आप है ना 164 की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है जी। अब आप कौन थे? 2 डायरेक्टर थे, मिस्टर संदीप और मिस कोकिला। समझ लो, फिलहाल लिखो मत, लिख मैंने सारा रखा है। अब 2 डायरेक्टर थे आप, इधर ध्यान दो, मान लो ये दोनों डायरेक्टर, एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी। मैं एक्चुअल फैक्ट्स पे नहीं आ रहा हूं, एक्चुअल फैक्ट्स का मतलब तो कोक्सन पेपर्स, इसको मान लो, मान मत लो, अब तो ये सही है, कोक्सन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा हमारा कुशाल पावर्स प्रोजेक्ट प्राइवेट। इन दोनों कंपनीज में दोनों के दोनों क्या थे सर? डायरेक्टर्स। बात आ रही समझ में? दोनों में दोनों क्या थे? सवाल अभी भी अधूरा है सर। ये कंपनी थी, इस कंपनी ने ना, कुशाल पावर प्रोजेक्ट्स ने क्या किया, अच्छा क्या आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल फाइल नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? नहीं, लगातार 3 साल। तो इस कंपनी ने क्या किया, कॉन्टिन्यूअसली
3 इयर्स। अभी मैं ना डाटा पे नहीं जा रहा हूं, स्टेटस पे नहीं जा रहा हूं, 2011, 12, 12, 13 नहीं, बच्चों वाली चीज है, सब पढ़ के आए। 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिवली इसने क्या नहीं किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न या और एनुअल रिटर्न उसने फाइल नहीं। पक्का पक्का समझ में आ रही है बात? सर इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर संदीप भी एंड ओकेला भी, एस एंड के लिख रहा हूं मैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए जी, डिस्क्वालिफाइड। अभी मैं आपको ना कोई केस लो समझा नहीं रहा हूं, बस मैं तो अभी ये बता रहा हूं केस लो में क्वेश्चन क्या है। अब ये हो गए डिस्क्वालीफाई। अब इसका डिस्क्वालीफाई हो जाना, क्या आप लोगों को पता है कि डायरेक्टर के पास एक डिन नंबर होता है, डिन 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 डीआर3 में मिलता है, डीआर3 केवाईसी के प्रोविजन, तो डिन नंबर मिल जाता है, प्लस एक आपको पता होगा डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर। तो ये दो चीजें हैं, डिन और डिजिटल सिग्नेचर। क्या मैं बोल दूं ये दोनों की दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक्सपायर, एक तरह से मान लो एक्सपायर और इनवैलिड हो गई। अब क्या हर कंपनी का अलग दिन होता है, डायरेक्टर का दिन होता है। अब मान लो पैन नंबर, मैं चाहे कितनी भी जगह साइन करूं मेरा पैन नंबर तो सेम रहेगा। अब अगर वो इनवैलिडेट हो गए, वो एक्सपायर हो गए सर, तो ये कंपनी जो थी, क्या मैं बोल दूं इस कंपनी दैट दिस कंपनी इज डिफॉल्टिंग कंपनी, बोल दूं डिफॉल्टिंग कंपनी। तो क्या इस कंपनी में भी डायरेक्टर थे दोनों के दोनों, इस कंपनी में भी थे। अब डायरेक्टर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने होते हैं, जब आप जाके पढ़ोगे 128 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, 134 जाके पढ़ोगे तो इन पे भी साइन करने होते हैं। क्या ये कंपनी एक्टिव थी, ये कंपनी भी प्रॉपर फाइलिंग्स कर रही थी। अब इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस कंपनी की एनुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा, कौन करेगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन समझ गए होगे, क्या एक कंपनी में जिसने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी की सजा क्या दूसरी एक्टिव कंपनी भुगतेगी, क्या वो डिस्क्वालिफाइड दूसरी कंपनी के लिए भी माने जाएंगे? अच्छा बेस्ट पार्ट, आप लोगों ने ना मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछा, सर वो वैकेंट होने के लिए 5 साल के लिए कहां बोलता है, अरे वाह, ये बोलता है, अभी ध्यान दो सर, आप 5 साल के लिए वैकेंट हो जाओगे, प्लस वैकेंट हो जाओगे, कब से वैकेंट हो जाओगे, 7 मई 2018 के बाद से। बात आ रही समझ में? कहां वैकेंट हो जाओगे, आपको वैकेंट करना पड़ेगा अपना ऑफिस कहां। माय क्वेश्चन इज बी नंबर कंपनी और ए नंबर कंपनी, कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी ए के अंदर। समझ में आ रही बात? सर इसमें क्यों नहीं, कंपनी बी में क्यों नहीं, नहीं इसमें तो आप कंटिन्यू करोगे, यहां डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। आप लॉ मेकर मानता है, आपने एक जगह गंदा कर दिया, आप है ना वो गंदगी और जगह मत फैलाओ, वहां सही रहने दो, लेकिन ये जो गंदगी आपने फैलाई है ना इसको समेटो, इसको सही करो, कंप्लायंसेस करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। समझ में आ गई प्रोटेक्शन, मतलब जो लॉ मेकर की इंटेंशन थी, ये केस लो कुछ इसी इंटेंशन के ऊपर आगे बढ़ा। अब हुआ क्या, अब ये जो एक्टिव कंपनी थी अब ये भी सफर कर रही थी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन किसी दूसरी कंपनी की वजह से अगर डायरेक्टर का हुआ है तो क्या किसी एक्टिव कंपनी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे? तो क्वेश्चन केस लो ने यही बोला, और आंसर भी लास्ट में ये आएगा नो। भावनाओं पे लो ने नहीं भा, और लो ने जब आप लॉकडाउन के मजे ले रहे थे उस टाइम पे लॉ मेकर का डिसीजन आया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वन ऑफ द कंपनी फेल्ड टू फाइल रिटर्न व्हाइल द अदर कंपनीज डिड फाइल। अदर कंपनी ने तो फाइल कर दिया था, दूसरी ने नहीं किया था। वेदर डिस्क्वालिफिकेशन इज करेक्ट, क्या डिस्क्वालिफिकेशन करना सही है? आंसर इज नो। भाई एक जगह गलती हो गई, अब सबको थोड़ा खराब करवाओगे आप। लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आया, कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। कहानी सुनो, उसके बाद फिर मैं आपको अपने वर्किंग नोट्स दिखाऊंगा। अब जैसे हमने अपने वर्किंग नोट्स में देखा, देयर आर 2 कंपनीज, कुशाल पावर्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और कोक्सन। कुशाल ने क्या किया, अपने कुछ सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं भरे, जिसकी वजह से उसके डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कब हुए, इसकी कोई डेट? इसकी डेट है 1 नवंबर 2016। ठीक है, कब तक? 31 अक्टूबर 2021 तक। इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को?
5 साल तक वो एक्सपायर, वो हो गए, क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। अब उनको इस कंपनी में अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज इनको झेलने पड़े। लेकिन यहां तो एक्टिव रहे वो, यहां तो एक्सपायर हुए। अब हुआ क्या, इसी दौरान अगले ही साल 30 जून 2017, अगले साल मतलब जहां ये डिस्क्वालीफाई हुए यहीं पे इसके बाद 30th, ये टाइमलाइन बता रहा हूं मैं आपको, जून 2017। सर पहले क्या हुआ, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, इधर ध्यान दो, ये डिफॉल्ट किया कंपनी ने, ठीक है, किसमें, एनुअल रिटर्न में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद लगातार 1 2 तीसरे साल डिफॉल्ट किया। देन उसके डायरेक्टर्स हमारे क्या हो गए, कब कब हुए उसके डायरेक्टर्स हमारे, 1 नवंबर 2016 वाले दिन डिस्क्वालीफाई हो गए। उसी दिन से उनको अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ा। बिल्कुल भी नहीं, न लायक हो। मैंने पहले इसीलिए डेट बोली थी, कब से इफेक्ट में आई ये डेट, 7 मई 2018। उस टाइम तो प्रोविजन था ही नहीं कि वैकेंट करना पड़ेगा, तो अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चले, उस टाइम तो प्रोविजन ही नहीं था, वैकेंट करना पड़ा। अब क्या हुआ सर, अगले ही साल 30 जून 2017 कंपनी बिकम डिफंक्ट कंपनी एंड कंपनी का क्या हो गया, स्ट्राइक ऑफ। बात आ रही समझ में, फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सबको पता होगा ना, स्ट्राइक ऑफ बाइंडिंग, एक तरह से कंपनी खत्म हो जाए फ्रॉम द नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द। अब उससे आगे क्या हुआ, 7 मई 2020 वाले दिन, सॉरी हाँ 7 मई 2018 वाले दिन, सात मई 2018 वाले दिन क्या हुआ जी, अमेंडमेंट आई लॉ में, नाउ वैकेशन का प्रोविजन हो गया। एक टाइमलाइन और आई, ध्यान से, ये कब आई, जब आप पूरे पूरे लॉकडाउन के मजे ले रहे थे ना, पूरे पूरे लॉकडाउन का मजे ले रहे थे जब आप लोग, 30th ऑफ मार्च अप्रोक्सीमेटली पिछले साल, आज से 1 साल पहले, 2020, 30 मार्च 2020 वाले दिन एक अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, एक नई स्कीम आई, जिसका नाम क्या था, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। ये स्कीम थी 6 महीने की। कब से स्टार्ट थी, 1 अप्रैल से लेके टू 30 सितंबर तक। मेनली क्या था स्कीम के अंदर, एक तरह से मैं बोल सकता हूं रिहेबिलिटेट का ऑप्शन दिया गया था, रिवाइव करने का ऑप्शन दिया गया था किनको, ऐसी कंपनीज जो डिफॉल्टिंग कंपनीज है। रिवाइव का मतलब ये नहीं जो वाइंडिंग अप में गई है, वो नहीं वर्ड यूज करूंगा, ऐसे कहने का मतलब जिनकी फाइलिंग्स पेंडिंग थी, जिनकी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चली हुई थी बिलेटेड रिटर्न्स की, पेंडिंग थी, या जिनको अभी लेट फीस के साथ भरना था, एडिशनल फीस के साथ भरना था, जिनके केस पेंडिंग है या अपील पेंडिंग थी, तो ऐसा कुछ मतलब मैं बोल सकता हूं था। तो उनको 6 महीने का टाइम दिया गया। आप नॉर्मल फीस के साथ, मैं एडिशनल भी नहीं बात कर रहा हूं, आप नॉर्मल फीस के साथ आप क्या कर सकते हो सर, नॉर्मल फीस के साथ आप अपने इन 6 महीने में फाइल कर सकते हो। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये किस पे लगेगी, डिफॉल्टिंग कंपनी। कैसे डिफॉल्टिंग कंपनी कौन कौन होगी मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट मैं बताऊंगा, नॉलेज हो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। इतना आपको टाइमलाइन समझ में आया। अब 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डिस्क्वालिफिकेशन जो आपने डिफॉल्टिंग कंपनी में किया है, डिफंक्ट कंपनी में किया है, स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनी में किया है, क्या आपका वो डिस्क्वालिफिकेशन एक्टिव कंपनी पे लगेगा? आंसर आप हिंट से पढ़ चुके हो, नो। बट क्यों नो, रीजन दूसरा बहुत अच्छा, क्या सर ये जो वैकेशन आपका बाद में अमेंडमेंट आई, जिस टाइम आपने डिस्क्वालीफाई किया उस टाइम ये नहीं था वैकेट करना, आप कंटिन्यू कर रहे थे, क्या बाद में जो लॉ मेकर ने चेंज किया, क्या उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव आएगा? क्या इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव आएगा? समझ गए दोनों क्वेश्चन? तीसरा है नहीं बट मैं बना देता हूं, क्या ये सीएफएस स्कीम कोक्सन भी अपने ऊपर, कुशाल, अच्छा फ्रॉड किसने किया था, कुशाल ने ना, कुशाल, क्या ये कुशाल
पावर प्रोजेक्ट भी फॉलो कर सकता है? क्या ये उस पे भी एप्लीकेबल होगी? 3 क्वेश्चन, डिस्क्वालीफाई, वैकेशन रेट्रोस्पेक्टिव प्लस कुशाल पावर वाली। चौथा भी मैं बना देता हूं, क्या जो डिन एंड डीएससी थे, क्या वो इनवैलिडेट करना और उसकी वजह से एक्टिव कंपनी में जो इफेक्ट पड़ा, क्या वो टीनेबल थे? क्या वो लोग की नजरों में टीनेबल थे वो चीज? तो ये 4 क्वेश्चन, 4 आंसर, डिफरेंट, बट रीजन एक ही होगा। मैं बोल रहा हूं 4 क्वेश्चन 4 आंसर, बट वजह एक ही है आंसर की। ठीक है, इतना सब बच्चों को समझ में आया? अब टाइमलाइन मैंने आपको बता दी, अब सुन लो इधर। अब 2 डायरेक्टर थे, संदीप और थोड़ा सा ब्लर है, नेक्स्ट में मैं अच्छे से स्कैन करके वो करूंगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड केस है मेनली। 2 डायरेक्टर है, मिस्टर संदीप। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो मेरी जैसी पिक है, तो ठीक है, अपने जैसी मान लो इसको, आपकी होगी। मतलब मैंने आपकी इमेज को रख के ही बनाया था, साथ में मेरे को पता था कौन कौन देखेगा। तो ये भी अच्छा है, मतलब मैगी खा रहे थे, उसको मैगी बालों में से निकल गई। तो कोकिला डायरेक्टर थी और संदीप डायरेक्टर था। 2 कंपनीज, डिफरेंट कंपनी। अभी मेरे साथ स्टेप बाय चलते रहो। कॉक्सन पावर पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और कुशाल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुशाल पावर क्या हुई? स्ट्रक ऑफ से पहले ही कहानी मैंने आपको बता दी, क्यों स्ट्रक ऑफ? ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड या और कुछ भी मान लो। ठीक है, अब इसका सब बच्चों को पता है, सेक्शन 164 इसका कंपनीज एक्ट में क्या बोलता है। अच्छा, कब हुई है स्ट्रक ऑफ? 30 जून 2017। बट इससे भी पहले देखो, मैंने उससे पहले एरो लगा दिया, ये उससे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? अब इन्होंने अपनी एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या नहीं की? फाइलिंग नहीं की, जिस वजह से इसके डायरेक्टर्स क्या थे? अगर लगातार 3 साल नहीं की, दैट मींस नहीं किए होंगे, इसके डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए। और कब डिस्क्वालीफाई हो गए थे? 1 नवंबर 2016, 5 साल। वैकेंट नहीं बोल रहा हूं। अब ड्यू टू विच देयर डिन और डीएससी हैव आल्सो बीन कैंसल्ड। अब इसका ध्यान से अब इसका बाद में क्या हुआ? स्टेप नंबर 2, वो क्या हो गई? स्ट्रक ऑफ भी। बट उससे भी पहले क्या मैं बोल दूं इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? देखो ये क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहां, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच, दैट मींस उसके डिन डीएससी इनवैलिडेट होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? संदीप एंड कोकिला आर अनेबल टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड फाइल रिटर्न इन द एक्टिव कंपनी। क्योंकि भाई डीएससी डिन के बिना तो आपको जानता कौन है, कौन हो आप। समझ में आ रहा है इतना? अब हुआ क्या इससे? लेकिन ये दोनों डेट आपकी टाइमलाइन से आई। अब उस टाइम तक क्या आपको वैकेंट करना था? नहीं। लेकिन 7 मई 2018 को अमेंडमेंट आई और प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ अब डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? क्या वैकेंट करना पड़ेगा? माय क्वेश्चन इज दैट, क्या डायरेक्टर को ये बोला जाए आपको बैक डेट से वैकेंट करना है, या जो बाद में लो आया है और उसको बोला जाए आज? मान लो डिफॉल्ट आपका जब किया था, आपका डिन डीएससी जब निकाला गया था, डिस्क्वालीफाई आप हो गए थे, क्या आपको अपना ऑफिस भी वैकेंट करना था? अब क्या आपको आज 7 मई 8 मई वाले दिन अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा? आंसर इज नो। बट प्राइमा फेसी देख के आप बोल दोगे यस। ऐसा क्यों बोला नो? एक केस लो आया और उस केस लो का नाम भी आप पढ़ोगे, मुकुट पाठक एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डायरेक्टली यहां मैं लेके चलता हूं रीजन। देखो पहले मैं लेके चलता हूं डिसीजन। अब इशू क्या राइज हुआ? बाय द प्रेजेंट अपील। अब ये तो था केस बेसिकली हमारा जो रहा, अब ये भी कैसे केस रहा, अब हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या? द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इज चैलेंज्ड। सर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, पहले तो ये चैलेंज किया गया कि वो, अच्छा एक आपको ना पता होगा 2017 में एक लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स आईसीएसआई ने अपने उस पे एमसीए ने भी इशू की थी, और उनमें जिसका भी नाम था ना, जिन्होंने भी इतने साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले ना लो स्ट्रिक्ट नहीं था, उसके बाद लो मेकर ने क्या किया, ये सारे उठा के उन सबके नाम की ना लिस्ट बना दी। फिर सब रोते हुए घूम रहे हैं कि हमारा ऐसा नहीं हुआ। सब लाइन से मैं कह रहा हूं कंपनी खाली हो गई थी। 35,000 से ज्यादा डायरेक्टर्स, मतलब 1000 तो नहीं बोलूंगा, लाखों में जाकर डायरेक्टर्स क्या हुए थे? डिस्क्वालीफाई हुए थे। और सारी कंपनी खड़ी खड़ी बर्बाद, वैकेंट करना पड़ा था ड्यू टू 164 सबसेक्शन 6, 164 सबसेक्शन 2। अब एक तो ये चैलेंज किया गया उस लिस्ट को डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर की, सोट फॉर, मैं बोल सकता हूं क्वेश्चनिंग द सोट, देन द क्वेश्चनिंग इज द सोट ऑफ इंप्यूग्ड लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर। बता दिया आपको, डिस्क्वालिफिकेशन को डीएससी यानी वैकेशन को भी, और इस लिस्ट को भी हमने बोला गया सर नाम निकालो। समझ में आ रही है? अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया और क्या बोला, सर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पेटिशनर एज डायरेक्टर इज सेट असाइड। कैंसिल कर दो भाई, उसको कोई जरूरत नहीं है। एंड द डिन एंड डीएससी ऑफ द पेटिशनर आर डायरेक्टेड टू बी रीएक्टिवेटेड विद इन डेज। क्यों?
रीजन, रीजन देख लो। द जजमेंट इन, कहां, ध्यान से, ये केस लो किसके बारे में बता रहा है, मेन ये बता रहा है 7 मई 2018 वाले दिन जो अमेंडमेंट आई थी 167 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के प्रोवाइजो के बारे में। मुकुट पाठक एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस लो ने क्या बोला, इज स्क्वायरली एप्लीकेबल। सर बड़ी जमीन को स्क्वायरली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बोल सकता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज इट इज, जो वहां थी वही फैक्ट यहां है, तो एज इट इज एप्लीकेबल हो रही है, बिना घुमा फिरा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द प्रेजेंट केस। और उसने क्या बोली, दो बातें बोली है, एक ही पर दो बातें बोली। प्रोवाइजो जो था, कैन नॉट बी रीड टू ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली। सर ऐसा क्यों, अरे आप आज लो बना रहे हो और मैं बोल रहा हूं आज मर्डर की सजा 14 साल, उसके बाद आप कल लो बना रहे हो और बोल रहे हो मर्डर की सजा 21 साल, मेरे को 21 साल बढ़ा देगा कोर्ट। जिस दिन मैंने डिफॉल्ट किया उस दिन मेरी जो सजा थी वही मुझे सजा मिलेगी, ये लॉ मेकर बोलता है। और जनरली क्रिमिनल लॉज में तो बोलते हैं, क्या मैं बोलता हूं, दैट इज द प्यूनिटिव एक्शन। आपको अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स की राइट ऑब्लिगेशंस बनती है, दैट इज कॉल्ड द प्यूनिटिव एक्शन। तो राइट ड्यूटीज को डायरेक्टर्स की कैसे हम बैक डेट से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं। तो फर्दर हेल्ड दैट द सैड प्रोवाइजो बीइंग अ प्यूनिटिव मेजर and cannot be applied retrospectively unless statutory amendment itself provides। so अगर लो ने ही बोल दिया ना, क्लियरली अमेंडमेंट लाया, उस टाइम तक तो नहीं बोला गया था, लो ने अमेंडमेंट लेके आया और बोला कि बैक डेट से करना है तो करना है। जब लो साइलेंट है तो आप कैसे मान लोगे बैक डेट से है। तो इस मुकुट पाठक, मेरे साथ साथ बोलना है, कोशिश रहेगी केस लो उसको रिटेन करके जाएंगे यहीं से ही। मुकुट पाठक एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस लो ने ये मैं बोल सकता हूं टेक अवे दिया, ये जिस्ट दिया जो आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। चलो, अब इतने से सबर नहीं आया, और रीजन एक मैंने आपको टाइमलाइन में बताया ना, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, CFSS, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 6 महीने के लिए एप्लीकेबल हुई और वो डिफॉल्टिंग कंपनी के लिए थी। तो क्या सर, वहां मेरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने बोला था, क्या कुशाल पावर प्रोजेक्ट उस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेके, और जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह फाइल नहीं किए थे और जितने भी पड़े थे पुराने 7-7 8-8 साल के पेंडिंग, और उसको विदाउट लेट फाइलिंग फीस, विदाउट एडिशनल फीस, बिना प्रोसिक्यूशंस के, पनिशमेंट के, इंप्रिजनमेंट के उठा के, और क्या कर सकता था बेनिफिट। मेरा क्वेश्चन ये, डिफॉल्टिंग कंपनी तो ये भी है, डिफॉल्टिंग कंपनी एक तरह से ये भी है क्योंकि इसके डायरेक्टर्स के डिन DSC नहीं हुए थे, अब ये कैसे फाइल करे जब तक डिन DSC नहीं होंगे। अब बता दो जी क्या करना है। तो देखो दोनों प्राइवेट कंपनियां लाला टाइप कंपनीज हैं, ऐसे कैसे मैं किसी और को अपने कंपनी में डायरेक्टर बना दूं, और डायरेक्टर बनने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, मैं कर ही नहीं सकता हूं, हमें डिस्क्वालीफाई होगा इमीडिएट बेसिस पे। इसका आंसर आपको मिलेगा CFS स्कीम के अंदर जा। अब वो CFS स्कीम ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है इतनी, बट फिर भी मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, फिलहाल के लिए पढ़ लो। CFS इज ए न्यू स्कीम विच हैज बीन नोटिफाइड ऑन 30 मार्च 2020 लॉकडाउन में। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू अलाउ फ्रेश स्टार्ट, भाई जो बेचारे रह गया था फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी और देयर डायरेक्टर्स, तो डिन के लिए भी आप दोबारा से अलाउ कर सकते हो जो हमारे से डिफॉल्ट हो गया था, या कंपनी से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए थे। To give effect to this scheme in particular case, the disqualification of the petitioners as director is set aside to continue the business of the activities of the company। उसको करने के लिए डिन और DSC petitioner का reactivate करने के लिए बोला 3 दिन में। समझ में आ गया सर, समझा दो थोड़ा सा। अब हमें इतना तो समझ में आ गया क्यों 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 डिन और DSC को बोला गया रिएक्टिवेट करने के लिए, और क्यों डिस्क्वालिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए बोला गया, क्योंकि सर दूसरी कंपनी को तो बर्बाद मत होने दो। लॉ मेकर चाहता है ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो, ग्रोथ हो कंपनीज की, इतना समझ में आ रहा है सर, मुकुट पाठक वाले केस की वजह से और CFS स्कीम। अब मेरा क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया, क्या बैकडेट से लगेगा, नहीं लगेगा। मुकुट पाठक ने आंसर दे दिया। पहले वाले केस का आंसर क्या, डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर होगा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर हट जाएगा, ठीक है। तीसरा, CFS किस पे लगेगी। देखो मेरे 3-4 क्वेश्चन थे, रेट्रोस्पेक्टिव वाला नहीं होगा, वैकेंट नहीं करना पड़ेगा, डिफंक्ट कंपनी क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, इसका आंसर CFS के अंदर जाके मिलेगा। अब कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम किसके ऊपर लगती है, डिफॉल्टिंग कंपनी। ध्यान से सुन लो थोड़ा सा, किसी बच्चे को लिखना है तो लिख लो, सुनना है तो सुन लो। कुछ बच्चे तो महारत हैं, CR में पढ़ के बैठे होंगे, जब मैं CR पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा। पहली बात तो ये डिफॉल्टिंग कंपनी डज नॉट इंक्लूड्स, मैं पहले नेगेटिव लिस्ट ही बताता हूं, अपने आप जो बच जाएंगे सारे इंक्लूड्स होंगे। डज नॉट इंक्लूड ऐसी कंपनी जिसके लिए बस फाइनल नोटिस पेंडिंग है। हमने सुना होगा ना फाइनल नोटिस किसका, स्ट्राइकिंग ऑफ का। मैं एग्जैक्ट भी बोलता हूं आपको, वेयर द एक्शन फॉर फाइनल, अच्छा एक्शन
एक्शन फॉर फाइनल नोटिस इज पेंडिंग भी नहीं होगा। एक्शन फॉर फाइनल नोटिस ऑफ ट्रैकिंग ऑफ हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। ठीक है, आरओसी नहीं कर चुके हैं। दूसरा, जिसका स्ट्राइक ऑफ हो चुका है। तीसरा, ध्यान दो इधर, जिसकी एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट कंपनी अंडर विच सेक्शन, प्लीज प्लीज प्लीज, अंडर सेक्शन 455, विच फॉर्म, MSc 1 फॉर्म के अंदर पेंडिंग। अच्छा, इसका STK2 फाइल कर चुके हैं हम, वॉलंटरी STK2 फाइल कर चुके हैं। कंपनी ने बोल दिया सर मैं वाइंडिंग अप कर दूं, हमारी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, वो भी मतलब स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर आया नहीं आया वो मतलब नहीं है, एप्लीकेशन फाइल कर दिया उसको भी मान लेंगे इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल, मैं बोल रहा हूं स्ट्राइक ऑफ हुआ नहीं है, एप्लीकेशन फाइल किया भी तो आपने, एप्लीकेशन फाइल किया वो भी मान लेंगे। अच्छा, कंपनी अमलगमेटेड कंपनी है, अमलगमेटेड कंपनीज के ऊपर भी नहीं लगेगा, यानी जिस कंपनी का मर्जर हो चुका है, अमलगमेशन हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट, वैनिशिंग कंपनीज के ऊपर भी नहीं लगेगा, वैनिशिंग कंपनीज के ऊपर भी ये बोगस कंपनी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल के आ गया, सर कोक्सम पावर्स के ऊपर नहीं लगेगा, ये एक्टिव कंपनी स्टेटस हुआ, मतलब इसके डायरेक्टर्स एज अ एक्टिव कंपनी के स्टेटस से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर विच स्कीम, CFSS स्कीम के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सर अभी ना मेरी अपील पेंडिंग है। अच्छा, पहली बात तो ये कौन सी प्रोसीडिंग्स को कवर करेंगे, प्रोसेस एंड प्रोसीडिंग्स को, जो किससे रिलेटेड है, बिलेटेड रिटर्न्स, जो डिलेड रिटर्न से पेंडिंग है। सर क्या सारा पेंडिंग है वो सब कवर होगा? नहीं सर, इसमें क्या कवर नहीं होगा, नॉट कवर्ड, क्या चीज कवर नहीं होगा सर, HH7 फॉर्म, इंक्रीज शेयर कैपिटल, ठीक है ना सर, CHG1, CHG4, CHG8 + 9, ये 5 फॉर्म, CHG1, CHG4, 8, 9 और SH7, इसके अलावा जो भी फॉर्म में आपने बिलेटेड किया है उन सब की आप क्या कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, विथ नो एडिशनल फीस, दैट मीन्स सर ओनली नॉमिनल फीस के साथ। ये थी सर हमारी CFS। तो मैं बोल सकता हूं CFS स्कीम में यस, हमारी कोकिला, मैं बोल सकता हूं कुशाल पावर प्रोजेक्ट इस स्कीम को फॉलो करके ये एक्टिव कंपनी, सॉरी कोक्सन पेपर्स इस स्कीम को फॉलो कर लगता है और कुशाल पावर इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्राइक ऑफ हो चुका है उस कंपनी का, उसके ऊपर तो एप्लीकेबल CFS नहीं होगा। ठीक है सर, जब आप 6 महीने के अंदर अंदर ये कर दोगे उसके बाद है ना, बाद में आपको, अच्छा कोई कंपनी ऐसी है जो अभी डिफंक्ट कंपनी, अभी डोरमेंट स्टेटस चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, CFS एप्लीकेशन लगा के और क्या कर सकती है, अपना MSc 1 फॉर्म भी साथ में फाइल कर दे। कोई कंपनी अपने आपको स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहती है, तो मैं बोल रहा हूं सर सारे डॉक्यूमेंट फाइल करके अपने जो भी पेंडिंग रहते हैं उसकी फीस देके साथ में एक STK2 फॉर्म फाइल कर दो। तो इसी तरीके से बात की जा रही है और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे यहां, ये तो बस एक प्रोविजन था समझाने के लिए। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया कि सर ये 2 वजह थी, CFS स्कीम और ये केस लो, कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हमने बोल दिया कि सर कैंसिल करो डिस्क्वालिफिकेशन को, प्लस 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनके डिन और DSC को करो। क्यों? क्योंकि सर वो CFS स्कीम का बेनिफिट लेके कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होगा नहीं। ये सारा आंसर हमारा मिल गया। सर केस लो, उसको पढ़ा दो एक बार, तो पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ है नहीं, देख लो सारा का सारा। ये देखो इधर से, द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस शोज दैट द कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम इज अ न्यू स्कीम व्हिच हैज बीन नोटिफाइड ऑन 30th March। द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ द स्कीम इज टू अलाउ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर कंपनीज व्हिच हैव डिफॉल्टेड का मैंने पूरा मीनिंग क्लियर कर दिया। इट दस प्रोवाइड्स डायरेक्टर्स of such companies a fresh cause of action to also challenge their disqualification को, मतलब इन कैपेसिटी द एक्टिव कंपनी, उसकी कैपेसिटी में कर सकते हैं। आंसर आ गया ना? और उसका आंसर कहां से मिला था सर? फ्रेश स्टार्ट स्कीम को अंदर जाके पढ़ के।
In order for the such scheme to be effective, directors of these companies ought to give an opportunity to avail the scheme. सबको दिया जाएगा. Such companies मतलब active companies. In view of the fact that in the present case the petitioner is the director of an active company, Coxon's papers, active company कौन सी थी? Coxon papers, in respect of which certain documents are to be filed, जो भी करने थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. The said company is entitled to avail the scheme. The suspension of the DIN would not only affect the petitioners qua the company, मतलब उनका जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, whose name has been struck off, but as मतलब बोल सकते हैं क्वा का मतलब यहां क्या बोल रहा है, इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया, बट ऑल्सो द क्वा द कंपनी इन विच एक्टिव, इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसने एक्टिव थी, जिसने अपना सब कुछ सही से था फिर भी. तो कंसीडरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, द एमसीए हैज लॉन्च्ड द फ्रेश स्टार्ट स्कीम व्हिच ought to be given full effect. It is not uncommon, मतलब it is common to see that directors of the one company being the directors another company under such circumstances to disqualify directors permanently and not allowing them to avail their DIN or DSC could render the scheme is न्यूगेटरी. अगर हमने बोल दिया सर कुछ डायरेक्टर जो सेम टू सेम डायरेक्टर्स यहां भी और वहां भी हैं, अगर हमने उनको परमानेंटली बोल दिया 5 साल के लिए आप कर ही नहीं सकते, तो सर बेनिफिट क्या हुआ? जिनकी पेंडिंग रिटर्न पड़ी थी, जब डायरेक्टर साइन नहीं कर सकते, डीएससी नहीं लगा सकते, डिन नहीं अटैच कर सकते, तो इस सीएफएस स्कीम का जो पर्पस था वही क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, न्यूगेटरी हो जाएगा. अच्छा वर्ड मिल बोला न्यूगेटरी, मतलब ये पर्पस इस स्कीम का न्यूगेटरी हो जाएगा अगर हमने वो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं की. तो जो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई थे उस लिस्ट की वजह से, उस प्रोविजन की वजह से उनको भी सीएफएस स्कीम में बेनिफिट मिला. तो डबल बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट है और डीएफएस और डायरेक्टर्स को भी बेनिफिट है. इन ऑर्डर टू एनेबल द डायरेक्टर्स ऑफ Coxon, दैट इज द पेटिशनर, यानी बोल सकते हो एक्टिव कंपनी, हियरिन टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द एक्टिव कंपनी Coxon पेपर्स इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, इट ऑल्सो व्यू द जजमेंट ऑफ द मुकुट पाठक, उसको भी फॉलो कर लो, और डायरेक्टर एज अ सेटिसाइड, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन सेटिसाइड, और डिन डीएससी के लिए भी बोल दिया रिएक्टिवेट कर दो 3 दिन के अंदर. उम्मीद है सर एक एक चीज, एक एक लाइन हमने इन डेप्थ जाके पढ़ी, तो काफी अच्छा केस गया हमारा, काफी अच्छा केस हमारा हुआ, ये है ना, काफी अच्छा हमारा कंपनी का केस हुआ. सर नेक्स्ट केस पढ़ा दो. देखो सर मैं नेक्स्ट केस पढ़ा देता हूं, लेक्चर की जो लेंथ है ना उसको भी मैं माइंड में रखता हूं. 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो. बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर अगले वाला थोड़ा लेंथी नहीं होगा, बच्चा सा है, लड्डू सा केस है, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा. हार्डली टेक 15 मिनट्स, हार्डली टेक 15 मिनट्स. तो 1-1.25 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हो ना एक लेक्चर को. अभी तो 1 घंटा 2-3 मिनट हुए हैं, पढ़ ही सकते हो ना. ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो आप उसको. कुछ बच्चे को नोट करना तो नोट कर लो. सीएफएस स्कीम भी आज मैंने बता दिया, सीआर का भी एक छोटा सा चैप्टर मैं बोल सकता हूं, काफी हद तक एक ब्रीफिंग आपको दे दी उसकी. ठीक है, डन, स्टार्ट करते हैं. तो जो बच्चे मुझे अभी लाइव देख रहे होंगे यूट्यूब पे, बेसिकली मतलब यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लाइव तो देख रहे हैं, उनको तो मैं बेसिकली 1 वे कम्युनिकेशन रखता हूँ, लाइव का 2 वे नहीं रखता हूँ, क्योंकि बीच में इंटरप्शन होती है. 2 वे भी अगर आप लोग मेरे को मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट में स्टूडेंट्स ऐड हो जाओगे कि हाँ सर 2 वे के लिए हम रेडी हैं और एक्टिवली देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो कुछ बच्चों का रह जाता है, कुछ बोलते हैं सर हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा फील नहीं होता है कि सर बैलेंस लेके चलना चाहिए ना दोनों को. तो इसलिए मैं मतलब बेसिकली इसका लाइव अभी ढंग से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई अनाउंसमेंट किया मैंने. तो ठीक है, इधर ध्यान. केस नंबर 2, पहला केस रिटेन हुआ, उस केस में जिस केस की रेफरेंस हुई वो रिटेन हुआ, चारों क्वेश्चन के आंसर मिले, रीजन मिला, सीएफएस स्कीम के बारे में पता लगा, 167 के बारे में पता लगा, रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में पता लगा, 164 के बारे में पता चला. मैं बोल सकता हूं टाइमलाइन हमें रिटेन हो गई और पूरा का पूरा केस हमने 30 to 32 मिनट में, 35 मिनट्स में रिटेन कर लिया. डन. चलो अब हम करते हैं केस नंबर 2, जो हमारे सप्लीमेंट का
कंपनी लॉ पोर्शन का लास्ट केस था, 2 ही केस आए थे, सेकंड केस हमारा 32। और मैं पहले बोल रहा हूं, मैं केस नंबर पे फोकस नहीं करूंगा, वो शफल कर दूंगा, मेरा दिल है, मैं अपनी बुक को जैसे चाहूंगा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी बुक को हर अटेम्प्ट में ना उसको कैची बनाना चाहता हूं। अल्फाबेटिकली डाल दूंगा, मेरा दिल करेगा मैं अल्फाबेटिकली डाल दूंगा, बट आपको क्या मतलब है क्वेश्चन पे नंबर आगे पीछे हो जाए, पेज नंबर आगे पीछे हो जाए, नहीं, आपको मेहनत करनी है कंटेंट पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज मैं अपनी इंडेक्स बुक बना दूंगा ना, इंडेक्स बुक में आप देख लो कौन सा केस नंबर है, तो उसको आप देख लो उठा के, आप लोगों को सबको डिटेल से पहले इंडेक्स ही मिलता है, तो उसको आप देख लो ना, सर ने जो सा लेक्चर नंबर में करवाया इंडेक्स बुक ये है, और उसी बुक में मैं आप लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ता हूं, इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ता हूं। अगर मैंने वहां डाल दिया और पर चांस आप दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों, जून अटेम्प्ट वाले बच्चे, मैंने अभी आपको दे दिया, अभी मैंने पेज नंबर डाल दिया, फ्यूचर में मैं फिर से उसको बुक को चेंज करता हूं, कुछ भी चेंज करता हूं, और आप क्या करोगे, फिर वो पेज नंबर उसको काटते घूमोगे, नहीं, अपने हाथ से अपनी कन्वीनियंट अकॉर्डिंग लिखते रहो पेज नंबर कौन सा आपके नोट्स में। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी, अगर मैं मतलब स्पून फीलिंग दूंगा तो बड़ी दिक्कत आने वाली है फ्यूचर में चल के। ठीक है, तो हर चीज के पीछे वजह है, कोई वो भूल के नहीं छोड़ा जाता, वो इंटेंशनली छोड़ा गया है मेरे पार्ट में। डन, चलो अब नेक्स्ट केस लो का नाम क्या है, आशीष ओ लालपुरिया। आशीष ओ लालपुरिया, आशीष ओ लालपुरिया एपिलेंट था वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखो वर्ड लिखा है अदर्स, दैट मींस इसके अलावा भी अदर पार्टीज होंगी। यहां मैंने मेहनत नहीं की है, यहां मैंने उठा के नहीं देखा है कि अदर्स की पार्टीज में कौन कौन होगा। छोटा सा केस था, अच्छा केस था, बट आपका अच्छा, यहां बेस्ट पार्ट क्या, आपका सारा सीआर रिवाइज हो जाएगा इन एमसीएस के अंदर। आप सीआर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएंगे, और नहीं पढ़ोगे तो मैं समझा दूंगा, कि सीआर मेरा ही फेवरेट पेपर है। ठीक है, तो आशीष ओ लालपुरिया एपिलेंट वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स। देखो एक पार्टी एपिलेंट, अब तो सबको समझ में आ गया होगा सर, डायरेक्टली केस, अच्छा आप बोलोगे सर डायरेक्टली अपील हो सकती है, यहां तो वर्ड लिखा एपिलेंट और रिस्पोंडेंट। एक नलायक बच्चे ने मेरे को लास्ट बैच में आंसर क्वेश्चन पूछा कि सर एपिलेंट और रिस्पोंडेंट क्या डायरेक्ट हम अपील कर सकते हैं, कितना नलायकों वाला सवाल था। मतलब ये जो हमें प्राइमा फेसी दिखा रहा है ना, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं दिखा रहा आईसीएसआई, ये हमें ये नहीं बता रहा पहले हमारा सूट हुआ था, उस सूट के ऊपर अपील आई थी, वो अपील के ऊपर सेकंड अपील गई थी, वो नहीं बता रहा ये बस आपको, मैं बोल रहा हूं ये मक्खन खिला रहा है, ये नहीं बता रहा मक्खन निकलेगा कैसे। पहले दूध निकला था, दूध के बाद दूध बिलोया गया था, उसमें से लस्सी अलग हुई थी, मक्खन अलग हुआ था, मक्खन ऐसे पैक हुआ था, और जब तक आप तक आया था वो नहीं बता रहा, वो बस ये बता रहा है मक्खन खा लो, और आप लोग उसी में परेशान रहते हो, क्यों, हजम ही नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे उसको निकालोगे नहीं, खा लो, अब हजम ही नहीं होगा। अब जो हजम करवाएगा, मैं बोल रहा हूं वहीं आप लोगों को मेहनत करनी है, वो मेहनत आपकी होगी, माइंड जिम होने वाली है। मतलब यहां ये नहीं कि ठीक है मैं आके मतलब आपको बेसिकली सारा का सारा एक 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर में सारा का सारा, भाई मेरा तो एक केस जाएगा 2-2 घंटे, क्यों, आपको मेरी, देखो वही बच्चा ज्वाइन करो जिसके अंदर पेशेंस होगा, जिसके अंदर नॉलेज लेने की भूख होगी ना, जिसको अपने प्रोफेशनल के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ हाइट अचीव करनी है, जिसको बड़ी से बड़ी लो फर्म में, सीए फर्म में, सीएस फर्म में जाना है, और सिर्फ जाना नहीं, उसी ट्रेनिंग जहां मिलेगी आपको, उसी के अंदर आपको हायर हो जाना है, एब्जॉर्ब हो जाना है। तो वही लोग मेरे साथ जुड़ना जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। मतलब प्लीज स्मार्ट स्टडी आपकी होगी, बट ऊपर ऊपर वाले लोग मेरे साथ मत जुड़ो, वो आज ही अभी YouTube पे देख के और डिसलाइक मार के चले जाओ, मैं समझूंगा कि हाँ मेरा लेक्चर आप लोगों ने देखा है। तो जो डिसलाइक करता है ना, मैं बोलता हूं दिस आर द हिडन लवर ऑफ माइंड, और अल्टीमेटली उन्होंने देखा तो मेरा लेक्चर, तो मैं बड़ा मोटिवेट होता हूं जो मुझे डिसलाइक करता है। क्यों, क्योंकि कम से कम उन्होंने देखा तो वो, यार एक पर्सन अगर नेगेटिविटी फैला रहा है या पॉजिटिविटी फैला रहा है, पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी फैलेगी, उन बच्चों को तो पता लग जाएगा ना कि कोई लेक्चर भी डला है, जिन बच्चों को पता भी नहीं होगा, फैलाने का काम है, फैलाने तो आप लोग फोकस करो लाइक्स की तरफ, डिसलाइक को भूल जाओ, वो हर जगह हर एलिमेंट अवेलेबल होते हैं ना। तो चलो, आशीष ओ लालपुरिया एपिलेंट वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। अब ये केस कब हुआ, 20, अच्छा एनसीएलटी दिल्ली, 20 अक्टूबर, एनसीएलटी सॉरी दिल्ली, 20 अक्टूबर 2020 को। अरे वाह, बिल्कुल नया नया केस है, होले 4-5 महीने पुराना ही केस है ये, और डिसाइड किया गया। एक बात आप सब बच्चों को पता होगी, एनसीएलटी होती है, कहां बनाई जाती है, अंडर विच सेक्शन, बोल दो नलायकों, 408, अंडर विच सेक्शन, 408 के अंदर। सर इससे ऊपर इसकी ऑर्डर से परेशान होगा ना, वो कहां जाता है, एनसीएलटी में। अच्छा सर कुछ सेक्शन जिसके अंदर जाते हैं, सेक्शन 421 पावर देता है, जो पर्सन एनसीएलटी से परेशान हो कहां जा सकता है, एनसीएलटी के पास, 421 एनसीएलटी के पास। अच्छा एनसीएलटी के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में हुआ था 410 के अंदर। तो पहले आप एप्लीकेशन, अच्छा एक बात और मुझे बता दो, एक बैकग्राउंड में चलते छोटा सा इस केस लो को पढ़ने से पहले।
32 मान लो, या फ्यूचर में 2 मान लो, या 1 मान लो, या 20 मान लो, भाई वो शफल होता रहेगा। फिलहाल आपको ध्यान देना है कंटेंट की तरफ, और वो कंटेंट क्या बोलता है। केसरो का नाम क्या था हमारा, केसरो का नाम क्या था हमारा, बेसिकली आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर। नारा समझ में। अब हुआ क्या, ये ना कंपनी थी, एक कंपनी, मैं इस कंपनी को ही आपके सामने लेके आऊंगा। एक कंपनी थी, ये कंपनी की चिमनी लगी हुई है, इसमें से धुआं निकल रहा है। ये कंपनी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इसके, मतलब ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कुमाका, ठीक है, निकले कुमाका। अब इस कंपनी का ना एक सेक्शन आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे पुराने, अरे बहुत सारे बच्चों ने ई बुक में सब्सक्राइब किया, और मैं उनका वो देख रहा हूँ ना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैंडेटरी है, उसमें देखा 2009, 2011, 2012, मतलब ठीक है। अंडर सेक्शन 391 टू 394 इसका कंपनीज एक्ट 1956, 1956 के 391 से 394 सेक्शन था, वो किसको डील करता था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मर्जर एंड एमलगमेशन बोल सकते हैं, उसको डील करता था। उसके अंदर एप्लीकेशन लगाई। अच्छा, अर्लियर जब तक एनसीएलटी नहीं आया था, किसी नलायक को तो ये भी नहीं पता होगा एनसीएलटी कब आया था, कब आया था मुझे बता दो कोई डेट, कब एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन। सर जिस दिन कंपनी लॉ बना था ना 2014 में एनसीएलटी भी आ गया था, नहीं, भले ही कंपनी लॉ बन गया था, लेकिन जहां एनसीएलटी लिखा था मान लेते थे वहां भी दिल्ली, वहां भी क्या थी, हाई कोर्ट है। तो एप्लीकेशन कहां गई हमारी सर, बॉम्बे, ये कंपनी बॉम्बे की थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, किस चीज की, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मर्जर एंड। अब एप्लीकेशन लगाई थी, कभी लगाई होगी, पहले जब तक एनसीएलटी नहीं बना था, ठीक है, जब तक कंपनीज एक्ट भी चेंज नहीं हुआ था। अब सेक्शन क्या हो चुका है इसका, अंडर सेक्शन 231 से 232 मेनली जो मर्जर एंड को डील, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में, एनर्जेटिक हो जाओ, बात आ रही है समझ में, यस आ रही है। अब हुआ क्या इसके बाद, एक डेट आई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हमारी सीए, मैं बोल सकता हूं दुनिया के अंदर, सीए के अंदर, सीएमए के अंदर अब तक सारे केस वाइंडिंग अप के, सारे केस स्टैकिंग ऑफ के, सारे केस मैं बोल सकता हूं मर्जर एमलगमेशन के, और एन नंबर ऑफ केसेस, सबकी पावर किसके पास थी, हाई कोर्ट की। अब कहां चले गए, नाउ एनसीएलटी। कब, एमसीए ने नोटिफाई किया 7 दिसंबर 2016, गोल्डन डेट भूलना मत जिंदगी में, 7 दिसंबर 2016 वाले दिन वो पावर सारी शिफ्ट हो गई सर, कहां, एनसीएलटी। कंपनीज एक्ट आ चुका था, एनसीएलटी बन चुकी थी, नाउ द पावर इज, समझ में आ रहा है। अब एनसीएलटी के पास सीधी साधी एक चीज मान लो, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन गई थी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, बैकग्राउंड में मत जाओ, गई एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन। अब है ना, अब नए एक्ट में भी मान लो आप, अभी हम पुराने एक्ट में नहीं जा रहे हैं, नए एक्ट में ना जब हमने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाई ना, वहां तक पेट नहीं भरता लॉ मेकर का, वो बोलता है ये एप्लीकेशन जो आपने लगाई है ना, ये एप्लीकेशन, इधर ध्यान दो, सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 के अंदर ना एक चीज बोली गई है, जो एप्लीकेशन आपने 230 सबसेक्शन 3 के अंदर लगाई थी ना, बेसिकली पिटीशन जो लगाई थी आपने, पिटीशन किस चीज की, सर हमारी मीटिंग कोल्ड कर लो, बुला लो, हमारी मीटिंग बुला लो, हमारे शेयर होल्डर्स की, हमारे क्रेडिटर्स की, हमारे मेंबर्स की, हमारे क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला लो, और उसमें क्या, कितने 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 मेंबर्स की, 2/3 इन नंबर, हैविंग वोटिंग एंड, बेसिकली मैं बोल सकता हूं हैविंग राइट टू वोट, जिसके पास आए हैं वो आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें से 2/3 मेंबर्स बेसिकली आप अपनी वोट दे दो, आपको मान लेंगे।
अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, 230 सेक्शन सबसेक्शन 5 के अंदर बोला गया है, ना कि सिर्फ वो जो ऊपर बोला गया है, उसके साथ साथ मतलब एनसीएलटी या कोर्ट के साथ साथ आप वो तो एप्लीकेशन लगाओगे, जो नोटिस आपने फाइल किया था ना, एक तरह से नोटिस आया था वो, प्लस में कुछ फ्यू डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, फाइल करने। लेकिन ये किसको फाइल करने हैं? फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स किसको फाइल करने हैं? टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, टू सेबी, टू आरओसी, टू स्टॉक एक्सचेंज, टू सीसीआई। लेकिन ये कब? इफ नेसेसरी, अगर वो केस आपका कंपटीशन को डील करता है तब। टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, टू सेक्टोरल रेगुलेटर, अदर सेक्टोरल रेगुलेटर जो भी आपका, आप बोल सकते हैं आप बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग बेसिकली आया, इंश्योरेंस में तो आईआरडी, इस तरह से सेक्टोरल रेगुलेटर। समझ में आ रही है बात? इन सबको सर क्यों, उसके पीछे पर्पस क्या था? फॉर टेकिंग रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए देंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड अभी मैं कुछ नहीं तो कुमाका इंडस्ट्रीज एक कंपनी थी, वो मर्जर एमलगमेशन चाहती थी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चाहती थी, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा दी बॉम्बे हाई कोर्ट में। नाउ द पावर इज शिफ्टेड ट्रांसफर टू द एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास पावर चली गई, तो हमने जो एनसीएलटी में जो एप्लीकेशन फाइल की थी, वो एप्लीकेशन हमें इन सारी बॉडीज को भी फाइल करनी थी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगा। इतना सबको समझ में आ गया बैकग्राउंड? अब है ना, हुआ क्या जब आपने ये सारा किया, जब आपने, अच्छा ये बेसिकली नोटिस भेजने के पीछे इंटेंशन क्या थी, उस पे आ जाओ बस। ये नोटिस भेजने के पीछे इंटेंशन क्या थी, मैंने लिख तो दिया, इनकी रिप्रेजेंटेशन लेना, कि जो भी सर आप लोगों के ना ड्यूज हो, पेंडिंग्स हो या नहीं। एक दो इंटरप्रिटेशन, भाई जो भी आपकी कंप्लायंसेस नहीं है ना आज से पहले, आप हमें बता दो। दूसरी बात, सर जो भी मर्जर एमलगमेशन को लेके आपको दिक्कत है ना, वो बता दो। क्या मैं बोल सकता हूं दोनों वैसे तो सेम चीज है, सेम है काफी हद तक। लेकिन मेरा क्वेश्चन, जो इस केस लो का भी क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन मेरा भी है, सर जो आपने एप्लीकेशन लगाई है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, एक आपने एक चीज सुनी थी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ये अपने आप में कोई भी आपके कंप्लायंसेस आपको सेपरेट देखो, अगर आपके शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, रिडक्शन हुई है, तो आपको सेपरेटली कंप्लायंसेस नहीं करने सर। आप ये आपको ने केस लो ने भी बोला था वहां, और आपको सेपरेट कंप्लायंसेस नहीं करने, आपको यहीं आके वो कंप्लायंसेस करने हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो आपकी नॉन कंप्लायंस थी, इररेगुलरिटीज थी, जो आपने किसी भी सेक्टरल रेगुलेटर के साथ, आईटी डिपार्टमेंट की कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग थी, सैबी के नॉन कंप्लायंसेस थे, डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिया था, आरओसी का था, कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज का था, क्या वो भी पॉलिश हो जाएगा? क्या एनसीएलटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, जो नॉन कंप्लायंसेस आपने इन अबव अथॉरिटीज के नहीं करे होंगे, वो नॉन कंप्लायंसेस को भी रेक्टिफाई कर दे, जो भी आपने नॉन कंप्लायंसेस किए हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के पास इतनी पावर है, एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर है? माय क्वेश्चन इज दैट। आप अपना क्वेश्चन बता दो, नीचे कमेंट करके भी बता दो, और जो बच्चा अपने दिल में बता दो, मैसेज करके बता दो, कैसे बता दो, क्या पावर है आपका, अपना ओपिनियन क्या है, क्या पावर है? क्या जो हमने नोटिस दिया था 230 सबसेक्शन 5 में, क्या ये नोटिस ही अपने आप में ये है कि आपका जो नॉन कंप्लायंस है ना, आप अपना ऑब्जेक्शन कर लो? अच्छा, ये नोटिस के ना आपको 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन करना होता है। अगर आपने 30 दिन में ऑब्जेक्शन नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम्ड है कि आपने अप्रूवल दे दी और आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सर क्या ये नोटिस ही अपने आप में ये है कि आपने जो भी नॉन कंप्लायंसेस किया होगा आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑब्जेक्शन आया तो भर दो, नहीं आया तो मत करो। भाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या पता उसको इग्नोर भी कर दे समटाइम्स। तो मेरे को जवाब दो इस बात का, क्या हमें पहले कंप्लायंसेस करने के बाद ही आप एलिजिबल होगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है आपने करे या नहीं करे हैं, और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी आपको मिल जाएगा? क्या मैं बोल दूं, उसमें जब आपका मर्जर कमीशन होगा तो रिजल्टिंग कंपनी रह जाएगी, और जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी उसकी एंटिटी खत्म हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो उसे कंप्लायंसेस कौन भरेंगे? लॉ मेकर ने इसको समझा, इस केस लॉ के अंदर डिसाइड किया, नहीं अगर आप कोई भी पेंडिंग इरेगुलरिटीज हैं तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज नॉट द वे और नॉट अ मेजर, और एक ऐसा जरिया नहीं है जिससे आप रेक्टिफाई कर दो, और एक तरह से मैं बोल सकता हूं उसको ढकने के लिए आपकी गलतियों को एक ऐसा पर्दा नहीं है कि आपके व्हील का काम करेगा। नहीं, आपको सेपरेट कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जब आप एप्लीकेशन करोगे। ये नोटिस अपने आप में ये नहीं बोलता कि जो गलती है तो पकड़ लो आप, वरना हम तो सही साफ है।
नहीं, ये नोटिस से आप साफ नहीं बनोगे। साफ बनने के लिए आपको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, तभी एनसीईआरटी आपको अप्रूव करेगा। वो जो हम बोल रहे हैं रेक्टिफिकेशन जो वो करेगा, वो इस चीज के लिए काम नहीं करेगी एप्लीकेशन। हाँ, वो हम बोलते हैं सिंगल विंडो वाला, वो बोलते हैं इसके ऊपर अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं थी, इसके ऊपर अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल भरनी थी तो सेपरेट मत लो, अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल वहीं हो जाएगी। तो वहां तक तो सीमित है, बट नॉन कंप्लायंसेस को कवर करने के लिए हमारा नहीं है। यही इस केस लो के अंदर बताया। समझ में आ रही है सब बच्चों को? इधर देखो, इसके मैंने वर्किंग नोट भी बनाए हैं, थोड़ा सा लाइट है बट देख लो। ये सेम इतना मैं आपको बता चुका हूं। इसकी दीज अथॉरिटीज प्ले वाइटल रोल। अच्छा, इसकी इंटेंशन क्या थी? मेनली शू नोटिस देने की इंटेंशन थी, क्योंकि प्ले वाइटल रोल इन द ओवरऑल लीगल स्ट्रक्चर। भाई कंपनी में सिर्फ एक तो ये नहीं लगता कि ट्रिब्यूनल को सब कुछ पता हो, जुडिशरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो कुछ होता है ना। एंड शुड वर्क हार्मोनियसली विद द ट्रिब्यूनल। भाई ये इसलिए इंटेंशन है कि सर सबकी सलाह लेके ही एनसीईआरटी आगे बढ़े, ना कि उसके पास इंडिविजुअल पावर है, तो इन सबकी सहमति से आगे बढ़े। अगर नहीं बोलते तो मान लो इम्प्लाइड सहमति है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द प्रपोज्ड स्कीम इज नॉट वायलेटिव अगेंस्ट। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट की स्कीम में ना दो चीजें देखी जाती है, प्रोविजन ऑफ लॉ अगेंस्ट वायलेटिव ना हो, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ओनली प्रोविजन ऑफ लॉ, वायलेटिव अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है, एनी प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है, या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक दूसरा जरिया है चेक करने का, भी नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि देखो कंपटीशन अगर आपका क्या हुआ, कम हुआ, अनडाउटेडली अगर हम सारे बड़े बड़े फैकल्टीज मिलके इंडिया के एक पेपर आप पढ़ा लो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ड्राफ्टिंग का पेपर, डिस्प्यूट का पेपर, गवर्नेंस का पेपर मैं पढ़ा लूं, एक कोई आप गजरानी सर को उठा लो, एक गाबा सर को उठा लो। अब हम क्या करेंगे, वहां से दीपक जैन सर को ले लो, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मतलब हम किसी किसी को उठा लो जो बेस्ट है। अब वो अपनी ना इतनी फीस हाई कर दे कि कॉम्पिटिशन ही खत्म है, ठीक है ना। तो वो चीजों से बचने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे अथॉरिटीज बीच में आती हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। अब मिस्टर आशीष जो था एपिलेंट था, अब ध्यान से, अरे मिस्टर आशीष तो पिक्चर में आया ही नहीं, आपने जो अभी तक पढ़ाया सर। एक ना सर फिरा नहीं बोल सकता, एक इंटेलिजेंट शेयर होल्डर था, किसका? कुमाका इंडस्ट्रीज का, उसको दर्द हुआ सर ये कंपनी ने नॉन कंप्लायंसेस किए थे और फिर भी ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दी स्कीम को, एनसीईआरटी ने अप्रूवल दे दी थी इसकी, और बोल दे यस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट। उसको दर्द हुआ, अरे यार जो तुम्हारी नॉन कंप्लायंसेस थी, अथॉरिटीज के पास इरेगुलरिटीज थी, आपने तो इस एनसीईआरटी के स्कीम को, ये बोगस स्कीम है, ये कोई आप दोनों भाई बहन कंपनियां ही तो मर्ज हो रहे हो, आपका पर्पस था रेक्टिफाई करना उन नॉन कंप्लायंसेस को। बात आ गई समझ में? पक्का। अब इस स्कीम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया किसने? आशीष ने, आशीष ओ लालपुरिया। एनसीईआरटी ने उसकी ऑब्जेक्शन को ना मानते हुए, हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, डिसेंटिंग वगैरह भी, उसको नहीं मानते हुए अप्रूवल दे दी। अब उसके इंप्यूग्ड ऑर्डर के अगेंस्ट, इसके इंप्यूग्ड ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे? अपील में जाएंगे। उसके इंप्यूग्ड ऑर्डर के अगेंस्ट कौन? हम लोग नहीं, आशीष अपील में गया। कहां? एनसीएलटी। अच्छा अच्छी चीज क्या? एनसीएलटी इज बॉम्बे बट एनसीएलटी इज दिल्ली। अब हुआ क्या होगा बैकग्राउंड में, ये आशीष होगा दिल्ली का जो शेयर होल्डर। अब ये वहां बार बार जा रहा होगा तो दिक्कत आ रही थी कोरोना के टाइम पे, तो मेनली ये बेसिकली, और मैं आपको एक बेस्ट पार्ट बता दूं, ये आपकी फिजिकल हियरिंग्स नहीं हुई थी, ये आपकी बेसिकली क्या हुई थी? वीडियो बेसिस पे हियरिंग्स हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिस पे हियरिंग्स। तो अब हुआ क्या? आशीष ने पॉइंट आउट किया सर्टेन इरेगुलरिटीज एंड नॉन कंप्लायंसेस एंड रेज द ऑब्जेक्शंस दैट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मैंने कैप्स में कर दिया, इज अ मेयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑलरेडी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट कंपनी। जो गलतियां करी हैं उसको बस एक रेक्टिफाई करने के लिए कि वहां ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बस यहां अप्रूवल ले लो, एक अलग से एक ऑल्टरनेट वे निकाल दिया। विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पहले उनसे अप्रूवल नहीं लिया कि हाँ, एक तरह से जैसे एनओसी लेते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज से, वो नहीं लिया आपने। रेगुलेशन 94 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, वो नहीं लिया आपने। एनसीएलटी मुंबई ने क्या बोला फिर सर इसके ऊपर? पास द ऑर्डर डेटेड कब? 6 जुलाई 2020, लॉकडाउन में पास कर दिया था, स्टेटिंग दैट द स्कीम इज फेयर एंड रीजनेबल, फेयर एंड रीजनेबल, अब एंड डज नॉट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड इज नॉट कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट। आता रही समझ में? अपील अंडर सेक्शन 421 टू एनसीएलटी, मैंने बताया था आपको 421 में अपील इज अलाउड। यहां मैंने थोड़ी सी खिचपिच कर दी क्योंकि एक पेज में मैं कंप्लीट करना चाहता था कि एक पेज में हमारा सारा समअप हो जाए। रीजन देयर मस्ट बी नो एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी, अपील अलाउड कर दी, और रीजन क्या दिया? देयर मस्ट बी नो एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी बाय पब्लिक अथॉरिटी
बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ ए स्कीम। और क्या रीजन दिया? कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का कंपनी अगेंस्ट जब उसकी सैंक्शन करने से पहले स्कीम। तो कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं हो, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन था, उसकी कोई भी उसके पार्ट में कोई भी कमियां थी, तो पहले वो पूरी करो, उसके बाद ही आपकी स्कीम को। इसके बाद लो में मैं बोल सकता हूं चेंजेस भी आया। इधर देख लो, सेम चीज मैंने आपको बता दी, इंप्यूग्ड ऑर्डर जो पास किया गया उस अगेंस्ट अपील गई, एग्रीड हो गए, कहां गई? एनसीएलटी मुंबई के ऑर्डर के अगेंस्ट प्रेफर की गई अपील। देखो सारे वर्ड वही मिलेंगे आपको, प्रेफर्ड कहां की गई? 421 सेक्शन में कंपनीज एक्ट में। अब देखो क्या बोला गया, एनसीएलटी दिल्ली ने डिसीजन दिया, एनसीएलटी ऑब्जर्व दैट इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, इस चीज को ध्यान देना, पर्टिनेंट मतलब बिलोंग्स टू, ये रिलेटेड चीज को ध्यान देना जरूरी होगा, दैट अंडर सेक्शन 230 सब सेक्शन 5 जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोवाइड्स दैट ए नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 जो आपने दिया था, अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको लिख के दिखाया था चार्ट में, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल आल्सो बी सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, आरबीआई, सेबी, आरओसी, रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सीसीआई established under section 7 subsection 1 of the competition act if necessary, and such other sectoral regulatory authority which are likely to be affected by the compromise, जैसे IRD अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है तो, बैंकिंग अगर आपको RBI, and shall require that the representation if any to be made by them shall be made within a period of 30 days from the date of the receipt of the such notice, failing which it shall be presumed that they have no representation। बोला था 30 दिन का टाइम अगर नहीं दिया तो डीम्ड अप्रूवल। The basic intention मैंने आपको लिखवा दी थी behind this provision of law is that the authority play vital role in the overall legal structure, भाई उसको जानने में, and should work harmoniously with the tribunal, ना कि ट्रिब्यूनल अपने आप में आगे बढ़ेगा, in order to ensure that the proposed scheme is not violative of any provision of the company law and is not against the public policy। समझाया था सब कुछ। The scheme under section 230 of the Companies Act cannot be used as a, ध्यान से highlight the word, cannot be used as a method of the rectification of the actions already taken। Before the scheme get approved, the company must be in compliance with all the public authorities and should come out clean record, clean sheet होनी चाहिए। There must be no actions pending against the company, ये वाली लाइन मैंने लिख दी थी, by company public authority sanctioning a scheme under section इतना, and the appeal is allowed। तो NCLT दिल्ली ने अपील अलाउड की और NCLT set aside the impugned का मतलब होता है चैलेंज, जिसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया है अपील में, डेटेड जो 6 जुलाई को पास किया गया था, पास बाय एनसीएलटी मुंबई, चैलेंज किया गया उसको और उसको बोला यस आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्लीन चिट लेके आनी पड़ेगी। उम्मीद है सबने इन दोनों केसेस को एंजॉय किया मेरे साथ और अच्छा लगा, रिटेन भी साथ साथ हो गए, तो इससे ज्यादा एनालिसिस मैं बोल सकता हूं कि फिर आप करोगे तो फिर आपको ना बस फिर तो एक प्रैक्टिकल लाइफ ही होगी। डन, चलो दोनों केस लॉज आपने आज किए, अब आने वाली जो मेरी सीरीज होंगी थोड़े थोड़े गैप के बाद आएंगी। अब ये ना मैं जो आपका एडिशन दिसंबर अटेम्प्ट में मॉड्यूल में किया था फॉर जून अटेम्प्ट, ऑल्दो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैं दोबारा और फ्रेश तरीके से और कनेक्टिविटी के साथ जो भी रिलेटेड केसेस होंगे उनको दोबारा से रिकॉर्ड करके फ्रेश दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए फ्रेश लेके चल रहा हूं। जून वाले अगर कोई बच्चा चाह रहा है तो मैं उसको बेसिकली ओल्ड रिकॉर्डिंग प्लस ये न्यू रिकॉर्डिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से न्यू रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर। आज के लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपके आज के लेक्चर के नोट्स भी देख लेना, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो भी देख लेना। किसी बच्चे को क्लास लेनी है, बुक्स लेनी है, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ऑल्दो आज थोड़ा सा इसमें ना मेरे को इसमें स्क्रीन पे जो नंबरिंग चल रही है नीचे उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बट फिर भी मैं इसमें आपको नंबर लिख देता हूं 999 606 5006 या 999 606 5006, और बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट भी बनने वाली है, वो अंडर प्रोसेस है, तो उसके ऊपर भी जाके आप उसका ऑर्डर कर सकते हो। बट बेटर रहेगा फॉर द टाइमिंग आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे कॉल करो अगर किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट एमडीसीएस पेपर, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्यों एमडीसीएस के पेपर में कम मार्क्स आते हैं उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आईसीएस से क्या चाहता है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इन सबकी इस पेपर को लेकर ना बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि बोरे मेहनत करने वाले हैं, और दिसंबर अटेम्प्ट में टारगेट रहेगा कि आप लोग मतलब 80 प्लस मार्क्स इस पेपर में अचीव करो। 74 अब तक हाईएस्ट मेरे स्टूडेंट के आ चुके हैं। प्रिया कुमारी उनका रैंक भी था 18 रैंक भी था उनका, और उनके आ चुके हैं 74। अब मेरा टारगेट है 74 से ज्यादा दिलवाना। अब नेक्स्ट विल बी योर्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ डेफिशिएंसी कुछ कमियां लगे तो मुझे जरूर मैसेज करना, मैं उसके ऊपर जरूर वर्क करूंगा और आपके सामने, क्योंकि मेरा टाइटल ही है लर्नर्स गाइड, सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो बाय बाय, टेक केयर।